Say It All with Iffat Umar. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो से इट ऑल विद इफ़त उमर। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आप तक लेके आऊं, और ज़्यादातर जिन लोगों ने मुझे मुतासिर किया है, मुझे उनसे बात करने का मौका मिले और मुझे उन्होंने क्यों मुतासिर किया है उसकी वजह आप तक पहुँचे। आज की मेरी मेहमान बहुत ही स्पेशल है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है और तकरीबन कुछ साल पहले मैंने जब पहली दफ़ा उनको सुना तो पहली दफ़ा आई स्वेयर इन माय लाइफ मैं मतवज्जह हुई इन लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि जो कन्विक्शन और जो सच्चाई उनके लहजे से मुझ तक पहुंची है वो मेरे दिल तक उतरी थी। उससे पहले भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो ये बात करते हैं कि हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो जो दुख और सच्चाई मुझे उनमें नज़र आई, खुदा की कसम मुझे आज तक इससे पहले नहीं नज़र आई थी। मैं बहुत बड़ी उनकी फ़ैन हूँ और वो वाकई जो असल बातें हैं वो करती हैं। उनके इर्द गिर्द बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ भी मौजूद हैं, उन सब के बारे में हम बात भी करेंगे और उनकी कहानी भी सुनेंगे। और जब मैं उनका नाम लूँगी तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी की पहचान आप सबको उन्हीं के नाम से होगी, ये भी मैं जानती हूँ। मैं बात कर रही हूँ जूली की। एंड जूली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बड़े सालों से आप तक पहुँचना चाहती थी और लकीली पता नहीं कहाँ से फिर मेरा आपसे कांटेक्ट हो गया और आप मेरे तक पहुँच गई हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। आप बहुत इन्फ्लुएंशियल है माशाल्लाह सोसाइटी में, और ऐसे लोगों का हमारे लिए बात करना, ऐसे लोगों का हमें इस प्लेटफॉर्म तक रसाई देना हमारी बात को, मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ी बात है। तो शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा। और वो शाहरुख खान की फ़िल्म का डायलॉग ना, सच्चे दिल से किसी चीज़ को हासिल करो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती। तो मेरा ख्याल है कहीं इसीलिए हमारी भी मुलाकात हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन थी और मेरे लिए भी थी कि मुझे ऐसे, मैं हमेशा ऐसा प्लेटफॉर्म चाहती हूँ कि जहाँ पे जो इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पे लोगों तक मेरी बात पहुँच सके। तो उसमें से एक प्लेटफॉर्म आपका है, तो बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका आने का। जूली, मुझे पहले अपनी कहानी सुना। मेरी कहानी ये है कि मैं सन 1990 में पैदा हुई हूँ। सन 1990 का वक्त आप लोगों को पता है कि औरत गैरत के नाम पे तब कत्ल होती थी, मुआशरे में जहालत थी, और मुआशरा जो है वो इतना ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड या लिबरल नहीं था। बिल्कुल एक स्पेसिफिक जेंडर रूल्स थे उस वक्त जिसमें सब लोग रह रहे थे। तो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में जो ख्वाजा सरा कल्चर है, जो हिजड़ा कल्चर है, ये बहुत पुराना है। इसकी हिस्ट्री पाकिस्तान की लाइन खींचने से पहले आप बड़े सगीर में जाएं तो आपको मुग़ल दौर से नज़र आएंगे ये ख्वाजा सरा कल्चर के अंदर रहते। अब पूरी दुनिया में सिवाय बड़े सगीर के कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे कल्चर बना के ख्वाजा सरा रहते हैं। जो ख्वाजा सरा बच्चे पैदा होते हैं वो अपने अपने घरों में या पेरेंट्स में या अलग-अलग कमरे लेके रहते हैं, लेकिन एक बाकायदा कल्चर जो था पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं का जो है वो शुरू से चला आ रहा है। मतलब हिंदुस्तान जब थे हम बड़े उसमें, सगीर, तब से बड़े सगीर में, मुगलिया दौर से। बल्कि हमें पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। हमें तो यही कहानियाँ सुनाई जाती रही हैं कि इनकी बड़ी इज्जत होती थी और वो जो हरम होते थे वो उसमें उनकी इजाज़त थी और उनको बहुत मकाम हासिल था। इज़ इट ट्रू? देखें, अगर इतनी इज्जत और मुकाम हासिल होता तो ख्वाजा सरा फिर वज़ीर होते, फिर वो महलों में नौकरानियों का काम नहीं कर रहे होते। एक शख्स जो महल में खान सामे का काम कर रहा है, बावर्ची का काम कर रहा है, एक शख्स जो शहज़ादियों को जो है वो सजा रहा है, सफाई सुथराई का काम कर रहा है, तो इज़्ज़त आपके घर में मुलाजिम की बहुत इज़्ज़त की जाती है और बहुत हम मुलाजमों को इज़्ज़त देते हैं, और जो सफाई वाला शख्स होता है हम बहुत मोहतरम समझते हैं उसे। ये तो अकल पे ही नहीं ठहरी ना बात। मुग़ल दौर में हम भी सफाइयाँ कर रहे थे महल की, ठीक है ना, हम यहाँ पे खान सामे का काम कर रहे थे। हम कोई वहाँ पे वज़ीर और मुशीर बन के नहीं बैठे हुए थे कि भी मैं हुकूमत करके, वहाँ पे ख्वाजा सरा बैठे हुए हैं और लोग उनकी बात सुन रहे हैं। ख्वाजा सराओं को शुरू से ही सीरियस नहीं लिया जाता, लोग उसको सीरियस नहीं, ये एक फितरती इंसानी अमल है। तो हमारे जो मुग़ल दौर में जब अंग्रेज़ आया है तो अंग्रेज़ ने आके क्रिमिनलाइज़ किया इनको। उन्होंने कहा इनको पकड़ो, इनको पब्लिक प्लेसेस से निकालो, ठीक है ना, इनके महल में जो मामलात हैं वो ख़त्म करो, क्योंकि वो तो मुग़ल दौर में आए थे ना, वो हुकूमत में थोड़ी आए। लेकिन ये टर्किश महलों में भी थे, मतलब
जहाँ जहाँ हमारी हुकूमतें रही हैं, ख्वाजा वो थे। सरा हैरम्स का एक पार्ट रहे हैं। पार्ट रहना, लेकिन रिस्पेक्टेबल और डिग्निटीफाई पार्ट तो नहीं रहे। पार्ट रहना और एक इज़्ज़त का मुकाम लेना वो दो मुख्तलिफ चीज़ें। कोई ख्वाजा सरा बादशाह आपने सुना हो कि भी बादशाह हो, मुग़ल दौर में किसी ख्वाजा सरा को बादशाह कभी बनाया गया? नहीं बनाया गया, ठीक है ना। हमें हमेशा उन्हें मुकम्मल इंसान नहीं कभी समझा गया। मुकम्मल इंसान समझा गया, लेकिन कमतर इंसान समझा गया है। जानवर तो मुझे कोई भी नहीं समझता। आपको क्या ख्याल है कि लोग मुझे देख के मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि जूली यार ये कोई नई मखलूक लग रही हो दुनिया में? ऐसा तो कोई नहीं कहता, सब कहते हैं इंसान लग रही हो, लेकिन कमतर नीच भी सबसे नीच और सबसे कमतर जो इंसान है इस दुनिया के वो ख्वाजा सरा है। कि इनकी क्या बात है, इनको जब दिल करे मजाक करो, जब दिल करे इन्हें मारो, जब दिल करे घरों से निकालो, जब दिल करे इनको जलील करो। इन्होंने कौन सा आगे से रिस्पॉन्ड करना है? तो इसके पीछे क्या नफ्सियात है? हमारी शराफत। अब शराफत को लोग बुरा समझते हैं। अब हम जाहिल नहीं हैं। अब इसमें हमारा क्या कसूर है कि हम तहजीब याफ्ता लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। इसमें हमारा कितने के जेलों में ख्वाजा सरा देखे हैं? कभी भी नहीं, कितने के रेपिस्ट ख्वाजा सरा कभी देखे? भी नहीं, कभी भी नहीं। कोई भी नहीं है। तो मुझे बताओ आपकी तो- आपके घर के क्या सिचुएशन थी जब? मैं चूँकि गांव में पैदा हुई, ज़िम्मेदार मेरे घर वाले थे। उस वक्त तालीम थी नहीं। उस वक्त यही पता था कि खुसरा पैदा होता तो खुसरे ले जाते। आपको पता है बधाइयाँ लेने खुसरे शुरू से आते हैं। कहते साडा बच्चा है सान दे दे। सानू दे दो। बधाइयाँ लेने आते हैं ना, बच्चा वो गोद में लेते हैं, वो हर बच्चे को देखते हैं जो खुसरा होता है ना, पता चल जाता है ये खुसरा है, ठीक है ना, वो हमें दे दो। कुछ माँ बाप उसी वक्त नहीं देते, वो थोड़ी देर घर में रखते हैं, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे का रवैया, लोगों की नज़रें, ताने, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं ना। एक वक्त आता है उकता जाते हैं, वो दे देते हैं कि भाई इसे ले जाओ, ये तुम्हारा है। आपको भी दे दिया गया था? मुझे भी दे दिया गया था। मैं तो 11 साल की उम्र में दे दी गई थी। और उस वक्त से लेके आज तक मैं उसी ज़िंदगी में रह रही हूँ। हमारा तो देखिए, मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा हूँ। आप रिसर्च करके भी देखें जिसने ख्वाजा सरा के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई थी। आपने बिल्कुल, मैं सबसे मानती हूँ पहले ये मैंने बात। आवाज़, और मैंने आवाज़ ऐसे और नहीं ये उठाई। आवाज़ मेरे दिल में आपकी वजह से ही पहुंची। ये- बहुत सारे लोग और भी आते थे जो बहुत बोलती थी ख्वाजा सरा आके बड़ी तैयार हुई हुई साड़ियाँ पहन के कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो तकलीफ मैंने आपकी आवाज़ में वो सुनी बहुत है ना, कुछ क्या कर रही थी वो सुनने। आजकल असल में ट्रेंड सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने को वो बहुत कुछ समझ लेते हैं। मतलब मैं बैठ के घर में कुछ भी बोल दूं तो मैं बहुत काम कर रही हूँ। मैंने ग्राउंड पे किया है, मैंने मारें खाई हैं, मैंने लोगों के साथ तमाशे लगाए हैं, मैं लड़ी हूँ, मैं खड़ी रही हूँ, मैंने जेलें भुगती हैं, मैंने क्या कुछ किया है। ऐसे नहीं मैं सोशल मीडिया पे बैठ के ये नहीं कहा कि जी मैं खुसरा हूँ और मेरा खुसरा होना ही बहुत बड़ा काम है इस दुनिया में खुसरों के लिए। तो जूली, जब आपको 11 साल की उम्र में ले जाया गया तो आपके साथ क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ, ये पूछें कि जूली क्या था जो बच गया था, कुछ ऐसा जो रह गया था वो बताओ। ये तो सवाल अब ना पूछें कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ। क्या कुछ नहीं हुआ। 11 साल की उम्र से? हाँ जी। अभी इधर लाहौर में एक बच्चा मैंने रेस्क्यू किया है, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मैंने एक बच्चा रेस्क्यू किया है। वो 11 साल का है, पूरा हर किस्म का वो नशा करता है और HIV पॉजिटिव है। खुसरों के वो घर में उसको खुसरा बना के उसके साथ ये सलूक किया है। नहीं यकीन तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जाके पूछ लें। मैं उसको अभी खुसरों से वो रेस्क्यू करके जाके उसको दे के आई हूँ। तो मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ हुआ और क्या कुछ ना हुआ। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में 90% मर्द जो हैं वो होमोसेक्सुअल हैं। मेरे ख्याल से दुनिया में है। दुनिया का मुझे पता नहीं, मैं रहती हूँ पाकिस्तान में। जिस माशरे में मैं रहती हूँ, जिसमें मेरा लोगों से पाला पड़ता है, उसमें 90% लोग होमोसेक्सुअल हैं। और दुनिया में बहुत बड़ा जिसे क्राइम अब माना जाता है विच इज़ बच्चाबाजी, वो जितना पाकिस्तान में प्रेवलेंट है और पाकिस्तान एक्सेप्टेड भी है। हाँ, जुर्म नहीं माना जाता। जुर्म नहीं पाकिस्तान में जुर्म नहीं उसको माना। मतलब पाकिस्तान में वो ट्रेंड है। और एक्सेप्टेड ट्रेंड है हाँ, कि जो ट्रक चलाते हैं वो जाते हैं, उनके बच्चे सिर्फ ट्रक चलाने वालों को बदनाम ना करें। ये महसूस मत कराएं कि ट्रक चलाने के अलावा एलीट क्लास को तो फ़र्क नहीं पड़ता। जितने ज़्यादा एलीट क्लास बच्चे बाज हैं कोई भी नहीं है पीडोफिलिया, पेडोफाइल्स जो है। क्योंकि एक बच्चे को गुरुओं के पास जब छोटा बच्चा आता है तो उसका 2-2, 3-3 लाख ट्रक चलाने वाला मजदूर नहीं दे के जाता। वो एलीट क्लास का कोई बंदा दे के जाता है, कोई मिल का मालिक, कोई सियासतदान, वो लोग दे के जाते हैं, बिजनेसमैन। आपको क्या लगता है कि खुसरों के घरों महक मलिक के ऊपर ट्रक ड्राइवर पैसे फेंकने आते हैं? ये कौन सा तस्वुर है हमारा?
ये हमने कहाँ से, मतलब हम अपनी आंखों देखा। हमारा मसला माशरे का ये है कि हम हकीकत को ना देखते ना तस्लीम करते। हम जो अपने ज़हन में एक बात बना लेते हैं हम उसी को सच मान लेते हैं। हकीकत को दिखाए भी बिल्ली की तरह आंखें बंद करके, कबूतर की तरह कि भी नहीं, बिल्ली नहीं है। तो हमारे यहाँ आप ये बताएं कि मुझे तो सबसे ज़्यादा हंसी इस बात पे आती है कि आज की औरत को शर्म से डूब मर जाना चाहिए, पाकिस्तान की औरत को। क्योंकि औरतों के होते हुए सबसे बड़ी तवाइफ पाकिस्तान का एक खुसरा है, महक मलिक, जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे मशहूर तवाइफ है, जिसके सबसे ज़्यादा मर्द आशिक हैं, जिसको सबसे ज़्यादा मर्द पैसा खिला रहे हैं, वो खुसरा है। वो एक औरत नहीं है, वो इमरान जान नहीं है, वो मायरा खान नहीं है, वो कोई और बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, वो महक मलिक है। लेकिन महक मलिक एक बालिग ख्वाजा सराय हैं, और अगर वो ये कर रही हैं, मैं महक मलिक पे एतराज़ भी नहीं कर रही। महक मलिक के ऊपर जो मर्द पैसे फेंक रहे हैं मैं उन पे एतराज़ कर रही हूँ। मार्केट है तो ऑब्वियसली ना, ये वो कहाँ से आए? बिजनेस चल वो रहा कहाँ है। से आए हैं? मर्द ही हैं। कहाँ से आए वो मर्द? वो मर्द कहाँ से हैं मुझे बताएं। हम अब चीज़ों को अनफोल्ड करते हैं ना आसान बताएं। से। इस माशरे से, बिल्कुल। इस माशरे से उनके माँ बाप, उनके बहन भाई हैं ना। अब मज़ेदार बात ये है कि बेटा रात को 2 लाख महक मलिक पे फेंक के आ रहा है और सुबह बाप कह रहा है भी खुसरों को तो हम अच्छा ही नहीं समझते, खुसरे तो लूट के हैं, ये तो लूट की कौम के लोग हैं। ये कितनी मज़ेदार हंसी वाली बात है ना। हम हकीकत का सामना नहीं कर। वो आप E11 में हमारे पिछले दिनों उन्होंने एहतजाज बड़ा हुआ कि जी बंद करो ख्वाजा सराओं को, फांसी के अड्डे बंद करो, और वो जो एहतजाज करने वाले थे वो उन ख्वाजा सराओं के गाहक थे। कितनी हंसी वाली बात है ये। और वो एक फहाशी के अड्डे, उनको कैसे पता है ये फहाशी के अड्डे हैं? वही तो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ख्वाजा सराओं के घर जो पैसे दे के सेक्स वर्किंग करने आते हैं वो बाहर किसी माशरे से आते हैं? वो हमारे पास आते हैं, वो हमें पैसे देते हैं तो हम करती हैं। अगर माशरे को ये कहीं गलत फहमी ना कि ख्वाजा सराओं को पैसे दिए बगैर ये ढूंढते फिर रहे मर्दों को और लोगों को गलियों में तलाश करके कमरों में हथकड़ियाँ लगा के ले जा रहे हैं, तो गलत है वो। हम छुपते तो भागते फिरते हैं, हम छुपते फिर रहे, या। हम दरवाज़ों को ताले कुंडियाँ लगाते फिर रहे। आए रोज़ कोई बच्चा कत्ल हो रहा है ख्वाजा सरा, आए रोज़ किसी के ऊपर कोई तेज़ाब फेंक के जा रहा है, आए रोज़ किसी के कोई बाल काट रहा है। ये वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, वो मैंने बहुत कम लगाई हूँ। ये रोज़ का किस्सा अब इतनी ज़्यादा मैं लगा नहीं सकती। आए रोज़ वो हमारे साथ लोग वो कर रहे हैं। लूट के हम में भी सही है, हम में लूट के हम हैं, लेकिन जो हमारे साथ जो कर रहे हैं वो जो मर्द हैं। और ऊपर से मज़ेदार बात सबसे ज़्यादा, वो जो उनके माँ बाप है वो कहते, पता है क्या कहते हैं, इन मर्दों को तुम लोगों ने तो ख़राब किया है। वही गल, हमें नहीं उन्होंने ख़राब किया, मतलब हमें नहीं उन्होंने आके ख़राब किया, हमें हमने ही उनको ख़राब किया। नहीं, आप अगर हकीकत की नज़र से देखें तो एक शख्स जो मुझे लाख रुपया दे रहा है 5 मिनट का, तो मुझे कौन ख़राब कर रहा है? मैं उसे ख़राब कर रही हूँ कि वो मुझे ख़राब कर रहा है? अगर वो मुझे ना दे तो मुझे पता हो कि भाई मुझे ऐसे पैसे नहीं मिलने, मैंने सारा दिन मेहनत करना है, मैंने मजदूरी करनी है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, फिर मैंने महीने बाद लाख रुपया की तनख्वाह लेनी है। तो एक शख्स जो आ रहा है और वो मुझे लाख रुपया दे के 5 मिनट का मेरे साथ सेक्स भी करके जा रहा है और बाद में वो कह रहा है इन खुसरों ने माशरा बड़ा ख़राब किया हुआ, ये मर्दों को बड़ा ख़राब करते हैं। हम मर्द किधर जाए, हमें तो ये ख़राब बहुत करते हैं। आई गेट यू। तो जब आपने आवाज़ बुलंद की, क्या हुआ था? उसके पीछे क्या बातें थी? उसके पीछे ये थी कि मैं बिल्कुल तंग आ गई थी ज़िंदगी से। मेरी तरह जो बाकी खुसरे अपना नसीब समझ के ज़िंदगी गुजारते हैं कि हम खुसरे, हमारा नसीब ही है, हमने जीने ऐसे। मैं कहती थी नहीं, तुम लोगों का होगा, मेरा ये नसीब नहीं, और मैं इस नसीब के साथ मरूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी ज़रूर। मैं एक दफ़ा यकीन करूंगी लड़के कि भी वाकई मेरा ये नसीब था कि नहीं। मैं रात को घर में बैठी हुई थी, तो एक मेरे साथ और ख्वाजा सरा था, 4 लोग मुसल्ला अफराद बंदूकें पिस्टल लेके मेरी दीवारें फलांग के आते। पहले उन्होंने ऐसे करके फायर मारा, ठश, फिर मेरे इधर से फायर, फिर इधर से मार। तीसरे फायर के बाद उनका कपड़े उतारो। और फायर क्यों? डराने के लिए, रेप करने आए थे ना मेरा। मतलब पहले मेरे पे उन्होंने प्रेशर डालना था कि भी ये डर जाए अचानक से। फायर करके डराया, मारा पीटा, बाद में कपड़े उतारो। जब उन्होंने कहा ना कपड़े उतारो मुझे, तब मेरा मीटर उस दिन ना शार्ट, पहले भी ये नहीं कि भी पहली दफ़ा हो रहा था, लेकिन तब वो आखिरी दफ़ा बन गया था। मैं तंग आ गई थी। मैंने कहा मैंने नहीं जीना इस ज़िंदगी का, क्या फ़ायदा, मैं क्यों जीऊँ इस ज़िंदगी। मैंने उसका पिस्तौल सीने पर रखा, मैंने कहा मारो गोली मेरे सीने में मारो, मैंने जीना। तब उसका हाथ थोड़ा सा काम पा, तो मुझे यकीन हो गया कि वो गोली मारने नहीं आया, सिर्फ रेप करने आया। मैं उसके हाथ पड़ गई,
उसको मारा, खुद मारा, ये मेरे देखें जिस्म पे और भी निशान मारा। मैंने कहा या तुम मरोगे या मैं मरूंगी, दोनों में से एक की लाश उठेगी। भाग गया? भाग गए। सुबह मैं पुलिस स्टेशन चली गई, अच्छा। मदीना टाउन, हाँ। फैसलाबाद में। 2016 की ये बात है, मदीना टाउन की इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। 2016 में मैं पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस वाले ने हंस के क्या कुछ ना भी रेप होता, वो तुम तो आप ही काम कराते हो यार, तेरा का रेप होता, जा पागल ना मार, जा अपनी गुरु ने कह। तब मैंने उसको जब आगे से ये बात बताई ना कि मैं इस पाकिस्तान की शहरी हूँ, मेरे पास इस पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, मुझे यहाँ पे रिटर्न में लिख के दो कि तुमने मेरा केस नहीं लेना, तुम FIR नहीं लिखोगे। मेरी ये बात सुनने के बाद वो पंजाबी बोलने वाला जो पुलिस अफसर था वो चौंक गया कि भाई ये तो कोई पढ़ा लिखा आ गया है, इसको तो ये भी पता है कि तुम्हारी आंखों में जूली जो है वो दर्द हिला देती है अगले को। तो रिटर्न में मैंने कहा लिख के दो मुझे। उसने मुझे कहा जा ना खुसरा बाहर काट, कितों आ जाते इन्होंने बाहर काट। मैंने कहा ठीक है। मैं सीधा प्रेस क्लब चली गई, मैंने वहाँ पेट्रोल फेंक लिया अपने ऊपर। मैंने कहा मैं यहाँ सब जल के मर दूँगी, मैं आज अपनी जान दूँगी और मेरा कातिल वज़ीर आज़म है, मेरा केस वज़ीर आज़म के ऊपर किया जाए कत्ल का, क्योंकि मैं उसकी वजह से आज मार रही हूँ, मेरा कातिल वो है। मैं हुकूमत को इतना टैक्स देती रही हूँ, मैंने कभी उफ नहीं किया, मैंने कभी एहतजाज नहीं किया। मुझसे 10,000 टैक्स मांगे, 20,000 टैक्स मांगे, आए रोज़ बिजली पे इतना टैक्स लग जाता है, माचिस पे लग जाता है, आप में से मैं कौन चूकता है? हाँ। हम तो चुप करके भरते हैं। हम थोड़ी सड़कों पे निकल आते हैं कि भाई इससे ज़्यादा नहीं। हमें तो आज हुकूमत 20,000 भी टैक्स दे दे एक यूनिट के ऊपर, हमने देना है, ठीक है ना। मैंने कहा मैं टैक्स भी दूँ, मैं सारा कुछ दूँ, ठीक, उसके बावजूद एक हिफाजत का हक नहीं रियासत मेरा अदा कर सकी। बस हो गई थी ना फिर। हाँ, मैंने कहा इतना है कि ये था, ये मुल्क है, इस जगह मेरा टैक्स वापस करो सारा, नहीं मेरा हुकूमत मेरे हिफाजत का हक देना, मेरे पैसे वापस करो जो मेरे दिए। तो कवरेज मिली? तो जब मैं प्रेस क्लब गई, मैंने जाके एहतजाज किया तो वहाँ पे मीडिया कवरेज हुई, लोग आए, मैंने तो सड़क ब्लॉक कर दी, मैंने अपने ऊपर पेट्रोल फेंक लिया और मैं सच्ची मुच्ची मरने लगी थी, कोई नाटक नहीं करने लगी थी, मैं तो सच्ची मुच्ची मरने लगी थी। वहाँ पे फिर DC वो जो फैसलाबाद का DC था वो आया स्पेशल, उसने जब सुना कि भाई इतना हंगामा मचा खड़ा है तो उसने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा भी ऐसे ऐसे 4 लोग आए हैं, ऐसे मेरे घर में आके मुझे मार पीट के मुझे गोलियां मार के चले गए हैं, तो कोई वाली वारस नहीं है हमारे। उसने मुझे कहा पुलिस का डाला बुला के भी तुम्हें उसका घर पता है तो जाओ अभी उसको उठा के लाओ। फिर मैं गई डाले में बैठ के उसके घर सुबह सुबह, फिर मैंने टांग मार के दरवाज़ा तोड़ा, मैं अंदर गई, उसकी माँ बाहर निकली, हुआ क्या, कौन? मैंने कहा अपने बेटे को बुलाओ, मानी चोर उसका नाम था। मैंने कहा अपने बेटे को बुलाओ, हुआ क्या, उसने किया क्या? मैंने कहा 5 साल से कुसरों के साथ रोज़ ज्यादती करता है, एक दूसरे के घर को उसने आग लगा दी, कितनों के उसने बाल काटे, कितनों का उसने रेप किया। कहती है मैं तो पता ही नहीं। जाहिर है माओ को थोड़ी पता होता है उन्हें, एक्शन नहीं लेती वो मर्द है ना, मर्द नहाता धोता घोड़ा, मर्द किसी ना भी कुछ कर सकता है। असल पेट्रियार्कल सोच जो थी ना हमारे यहाँ वो ये थी जिसके ऊपर एतराज़ था। हमने एतराज़ कर लिया कि औरत को मर्द खाना पकाने के लिए कह देता है तो वो मर्द पेट्रियार्कल है। असल पेट्रियार्कल सोच मर्द की जो यहाँ पे पिनपनी है ना खतरनाक औरत के लिए, वो खाना बनाना नहीं है, वो ये है कि ये मर्द नहाता धोता घोड़ा किसी ना भी कुछ करावे तेंदा किया और ये औरतों में ज़्यादा है। हाँ, अगले की इज्जत जानी है, हिंदी थोड़ी जानी है। तो मर्द किसी का रेप करता है तो रेप करने वाले की इज्जत थोड़ी जाती, करवाने वाले की जाती ना। इज्जत तो उसकी लुटती है ना। जिसका होता है उसकी जाती, करने वाले की क्या जाती, करने वाला तो फखर से बैठा होता है। वो तो माँ फखर कर रही हूँ, मुंडा खुंडा भाई की करी, जवान हो गया। मैंने फिर गई, मैंने टांग मारी, मैंने उसको वहीं फिर गिरे बांध से पकड़ा। मैंने कहा रात के अंधेरे में बदमाशी करने थे, मैं दिन के उजाले में हूँ, चलो आओ, तुम्हारा आखिरी वक्त पहुँच गया, मैं तुम्हारा अंजाम बन के आई हूँ। मैं फैसलाबाद उसको लेके गई, चली गई थाने में तो मुझे हर बदमाश का फ़ोन आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जूली हम खुसरों को पाँव में बिठाते हैं अपने, किसी खुसरे की ज़रूरत नहीं होती, हम जो चाहे उनके साथ करें, जितने चाहे उनके घरों से पैसे लें, मारें पीटें बाल काटें, किसी की ज़रूरत नहीं। आज मानी को तुमने पकड़वा दिया, खुसरे हमारे सारे हो जाएंगे, ये तो हमें खुसकने नहीं देंगे, तो हमें घरों में नहीं जाने देंगे, हमारी मतबाशी ख़त्म करना चाहती तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसको छुड़वा दो मानी को, तुम जो कहती हो हम मानने को तैयार हैं, अगर मानी ने कोई बात नहीं तुम्हारी इज्जत लूटी तो हम पैसे दे देंगे तुम्हें। मैंने कहा ऐसे नहीं, जो मानी ने सलूक मेरे साथ किया, अपना भाई मेरे घर छोड़ के जाएगा, सारी रात वो सलूक करूँगी, सुबह मानी ले जाए मैं सुलह कर लूँगी। उन्होंने कहा फिर तुम अपनी मौत का इंतज़ाम कर लो। मैंने कहा मैं तैयार हूँ बढ़ने के लिए। मैं बाहर निकली, मेरी सीधी गोली, गाड़ी के ऊपर गोलियाँ, फायरिंग। मेरे घर में 10 साल जिस घर में रही फैसलाबाद, उस घर के ऊपर नीचे लोग खड़े हुए थे कि भी आएगी तो उसको गोली मारनी है, वरना खुसरों ने हमें जीने नहीं देना, हमारी तो सारी बदमाशी ख़त्म हो जानी। मैं फिर मुझे मेरी सहेली ने फ़ोन किया, उसने कहा जूली घर ना सारे खड़े हैं तो मैं मारने के लिए। मैं उन्हीं 3 कपड़ों में, वही जूता एक पहना और शलवार कमीज़ पहनी, मैं इस्लामाबाद आ गई। फैसलाबाद में रुक ही नहीं सकी, मेरे फैसलाबाद निकलते तक मेरे पीछे गोलियां चलाते।
अल्लाह ने मुझे उस दिन बचाया, नहीं तो मैं बचने वाली मेरी हालत नहीं। उस दिन मैं निकली, उन्होंने कहा दोबारा इस फैसलाबाद में फिर आओगी तो सोच समझ के आना। मानी को बाद में इन्हें ये था, अब यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि भी पुलिस में एफआईआर कराने के बाद अदालत में केस भी लड़ा जाता है। उन्हें ये कि भी पुलिस के बाद सुलह होती है। उन्होंने कहा भी सुलह, मैंने कहा सुलह क्यों, मैं केस लड़ूंगी। मैंने अदालत में केस लड़ा, 9 साल की उसे सज़ा करवाई। जब उसे 9 साल की सज़ा हुई तब लोग, पहले कुछ को ये भी था ना कि जानबूझ के इसके ऊपर डाल रही है, जानबूझ के ऐसे कर रही है, बदला ले रही है, पैसा खाने के लिए कर रही है। फिर मैंने पूरे सबूतों प्रूफों के साथ मैंने केस लड़ा, मैंने हर चीज़ के सबूत दिए, तो 9 साल उसको क्या जेल हुई। जब 9 साल जेल हुई तो फैसलाबाद मुझे छोड़ना पड़ा, उसकी वजह से फैसलाबाद फिर मैं दोबारा नहीं जा सकी। जेल में अभी वो तो छूट गया, दोबारा कत्ल हो गया। वो तो बाहर निकला तो उसको किसी ने कत्ल कर दी। कुछ दिल को सुकून मिला था तब? सुकून तो छोटा सा लफ्ज़ है। सुकून नहीं आप कहें कि इत्मीनान। सुकून तो ख़राब हो जाता है ना, सुकून तो बर्बाद भी हो जाता है। इत्मीनान मुझे हो गया था, ऐसे जैसे कोई इंसान किसी बहुत ज़्यादा कोई किसी चीज़ के लिए तड़प और तड़प से मार रहा और अचानक उसे मिल जाए, तो वो जो उसकी हालत, वो हालत थी मेरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे शहर छोड़ना पड़ गया, मैं छोड़ दूँगी, लेकिन इसको नहीं मैं छोड़ूँ। उसके बाद इस्लामाबाद आई तो जज्जे बाट मुझे सियालकोट ख्वाजा सराव ने फ़ोन किया कि जैसे मानी को पकड़वाया, ऐसे 16 लड़कों का गैंग है जज्जे बाट के नाम से सियालकोट में, इनको भी पकड़वा दो। हमारे घरों में रात 16 लड़के एक एक दूसरे के साथ ज्यादती कर रहे, और ज्यादती भी ऐसे नॉर्मल नहीं कर रहे, मार मार के। पहले उसे मारते हैं, खूनों खून करके फिर ज्यादती करते हैं। ऐसी नफसियाती हालत बुरी उन लड़कों की। मैं चली गई, मैं जाके वहाँ पे जी उनको फ़ोन किया। उन्होंने जिस ख्वाजा सरा के घर गई तो वो जो भी सियालकोट में नया ख्वाजा सरा आता था वो हाज़िरी लगवाते थे अपने डेरे पे। एक डेरा बनाया था कि भी नया खुसरा जो भी आएगा वो यहाँ रजिस्टर्ड होके जाएगा, हाज़िरी लगवा के जाएगा, हमें पता होगा। क्योंकि रोज़ रात को खुसरा उन्होंने भेजना होता था ना उन लड़कों के पास, ना भेजो तो वो मारना शुरू कर देते खुसरो। मैं सियालकोट गई, उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा जी हाँ जी मुझे पता चला आप अजीम के घर आई हैं, तो शाम को डेरे पे हाज़िरी लगवाने आ जाना। मैंने कहा तुम यहाँ के इलाके के काउंसलर हो, नाजिम हो या प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हारी क्या औकात है, इस्टेब्लिशमेंट से हो, कौन हो तुम कि भी इतनी बदमाशी से तुमने मुझे फ़ोन कर दिया। खैर जी क्या हुआ, उनके साथ भी हथों बुथों हो गई, मैं लड़ाई हुई। अच्छा तमाशा मैंने लगाने अकेली मैं मरने से खौफ उतार दिया था, कफन सर पे बांध लिया था मैंने, डर मौत का उतार दिया था। तो मतलब जिन्होंने शिकायत की थी वो भी डर गई, वो भाग गई। उन्होंने मुझे इसीलिए तो कहा कि हम डरती नहीं आ सकती, तुम तो वैसे ही मरने को तैयार हो, तुमने तो मौत का खौफ उतार दिया। हर कोई नहीं उतार सकता ना, वो एक स्टेज होती है जब इंसान उस नौबत पे पहुंचता है कि मौत का खौफ उतार देता है। वो इंतज़ार में होता है कि किसी वक्त भी से चलो मरना तो है, किसी के गले डाल के मैं मर जाऊँ। मैं उस नौबत पर चली गई थी उस वक्त, मैं इनके गले डाल के मरना चाहती थी। वहाँ पे जज्जे बाट लोगों को फिर मीडिया पे शोर शार मचाया, क्योंकि पहले वो मानी चोर की वजह से मीडिया में मेरा थोड़ा बहुत वो इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट हो गई, तो वो फिर मैंने शोर मचाया जज्जे बाट का, तो वो पकड़ा गया। 16 लड़के पकड़े गया, तो मिल मालिकों के वो बच्चे थे। पीछे से उसके माँ बाप गाड़ी लेके आए, उन्होंने क्या हुआ, मैंने कहा तुम्हारे बेटे ने हमारे साथ ये किया। उसकी माँ ने कहा नहीं मुझे मत सुनाओ, मैं नहीं सुन सकती। मैंने कहा क्यों, हरामज़ादा जो पैदा किया उसका करतूत तुम नहीं सुनो तो किसको सुनाओ? तुमने इसको निकाला अपने अंदर से, तो तुम्हें ही मैंने सुनाना है। मैं मोहल्ले की औरतों को बुला कर मैं सुनो ये हमारे साथ क्या, नहीं मैं सुन नहीं सकती। मैंने कहा क्यों, सुनो जो उसने किया, हम बर्दाश्त करें और तुम सुन भी नहीं सकती, ये कौन सी बदमाशी हुई? कभी तुम्हारे साथ उसने ज्यादती जितनी भी की है, मैंने जब बताया कि भी पहले थप्पड़ मार मार के खूनो खून करता है, उसके बाद फिर रेप करना शुरू करता है, और इस तरह से ये रेप करता है। वो उसने अलबत्ता उन्होंने कहा जी हम नहीं इसको जानते, हमारा कुछ नहीं लगता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उधर उसको पकड़वाया, तो फिर मैं इस्लामाबाद वापस आई। अब इस्लामाबाद वापस आके मैंने शोर मचाया कि भी हमें खुसरों के घर दे दिया जाता है, इस गुरु कल्चर का कोई निज़ाम नहीं, कोई कानून नहीं, इसको कानूनी शक्ल दें, या इसको क्रिमिनलाइज्ड करें या इसको लीगलाइज करें। एक पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए। अंडर एज बच्चा है, कोई तरीका है कि गुरु कौन बनेगा, गुरु रजिस्टर्ड होगा बाकायदा, जाके गुरु जो चेले रखेगा उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उनकी इन्फॉर्मेशन देगा कि जो बच्चे रखे मैं क्या करवा रहा हूँ उनसे। अगर मैं 4 चेले पास रख के बैठी हूँ तो मैं उनसे क्या करवा रही हूँ, बैगिंग करवा रही हूँ, सेक्स वर्क करवा रही हूँ, उनको पढ़ा लिखा रही हूँ, मैं क्या करवा रही हूँ? ठीक है ना। ये एक मैंने निज़ाम के लिए आवाज़ उठाई। जब मैंने ये आवाज़ उठाई तो बीच में ट्रांसजेंडर आ गए, इनका खाना ख़राब हो। वो उनका क्या उनका सीन ये था कि हम औरतें महसूस करती हैं तो वो हमें औरतों के हक दे दो। अब वो जो मेरा मुद्दा था, जो मेरी लड़ाई थी कि भी गुरु कल्चर के ऊपर, वो सारी आके जिन्स के ऊपर चली गई, ट्रांसजेंडर के ऊपर। लोगों ने मुझे पूछना शुरू कर दिया जी ये खुसरे क्या होते हैं, ये खुसरों के नीचे जी क्या लगा होता है, इनके ऊपर क्या लगा होता है। मैंने कहा जब वदाई पे बुला के खुसरों की पैसे देते रहे हो तब ये सवाल क्यों नहीं किया? तब किसी खुसरे से ये क्यों नहीं पूछा वदाई पे बुला के भी तुम्हारे नीचे क्या लगा हुआ है, तुम्हारे ऊपर क्या लगा हुआ है?
किस हैसियत से बुलाया था बच्चे की खुशी पे खुसरों को? कौन सी ज़हनियत से तुमने बुलाया था? उसने कहा जी हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मैंने कहा तुम लोग इतने घटिया और जाहिल लोग हो कि तुम खुसरों को घर बुलाते हो नाचने पे, तुम्हारा बच्चा पैदा होता है, तुम उनके घरों में जाते हो, लेके आते हो, उनको पैसे देते हो, और जाने के बाद जब वो हक की आवाज़ उठाते हैं तो पूछते हो तुम्हारे नीचे क्या लगा है? पैसे देते क्यों नहीं पूछते? जब मुझे नचा रहे होते हो तब क्यों नहीं मुझे पूछते कि जूली नीचे क्या लगा दिखाओ? आज मैंने गुरु के लिए हक मांगना किया, आज मैंने हुकूमत से हक मांगा, तो मैं नंगी हूं कि तुम लोगों को दिखाओ? तुम लोगों का पता ही नहीं खुसरे कौन होते हैं। अब मुआशरा इतनी डिठाई से मुझे कसम से कहता है खुसरे होते कौन है जूली? मैंने कहा खुसरे कौन होते हैं? ये 70 साल से चले आ रहे हैं, यहाँ पे गुरु चेला के नाम पे खेल रहे हैं, तुम लोग घरों में बुला के बधाइयां दे रहे हो, नचवा रहे हो, और आज मुझे पूछ रहे होते कौन है? और वो इसलिए क्योंकि बीच में ट्रांसजेंडर घुस गए, इनका खाना खराब हो। कौन सा खुसरा कहता है मैं औरत हूं? कोई भी किस खुसरे ने कहा जी मुझे औरत होने का हक दें? ये बीच में चंद पढ़े लिखे कॉलेज के जो लड़के थे, इन्हें जब पता चला कि एनजीओ में फंड बहुत आ गया है, इन्होंने फटाफट कपड़े औरतों वाले पहन के, जी हम औरतें, हमारा तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं था, औरतें हैं तो रहे, हम क्या करें भाई, हमें तो हमारा हक दो, हम खुसरे होने का हक दे रहे हैं कि गुरु के घर मुझे पहुंचाया गया, पकड़ो मेरे माँ बाप को, जेल डालो मेरे बाप को, मैं अंडर एज बच्चों में खुसरे को घर हूँ, मेरे बाप को फौरन पकड़ो, उस गुरु को फौरन पकड़ो, उसको जेल में डालो। फिर तुमने कौन से कानून के तहत इसको घर में रख के 11-12 साल के बच्चे को सेक्स वर्किंग कराना शुरू किया? लेकिन इसका ट्रांसजेंडर से ताल्लुक की कोई बात करें, दो अलग बात हाँ, लेकिन उन्होंने ट्रांसजेंडर ने कहा जी हम खुसरे, अब ट्रांसजेंडर का तर्जमा खुसरे ख्वाजा सरा है, हालांकि नहीं है। ट्रांसजेंडर का मतलब है मुतजन्निस। मुतजन्निस कौन है कि जो एक प्रॉपर जिन्स में पैदा हुआ है और वो दूसरी जिन्स बनना चाहता है। हम खुसरे हैं, हमारी ये जो सलेर हम खड़काते हैं, ये ताली ये क्यों बजाते हैं? ताकि पता चले भी हम खुसरे, हमारा औरतों वाला लिबास देखे कोई ये ना समझे। और औरतों वाला लिबास इसलिए पहनते हैं कि लोग घरों में नहीं जाने देंगे नाचने के लिए, इसके लिए हमारे पास कोई शोभा नहीं है। मैं मर्दों वाले कपड़े पहन के नहीं किसी घर नाचने जा सकती। हमारा मसला कोई औरतों वाले कपड़े पहनना, कोई औरत बनना नहीं था। नहीं तो उन्होंने क्या आपके अगेंस्ट कोई हमारे अगेंस्ट नहीं किया ना, उन्होंने हाईजैक कर ली हमारी मूवमेंट को। उन्होंने कहा जी हम औरतें, हमें औरतों वाले हक दो, हम सारे खुसरे हैं, हम अम्ब्रेला टर्म है, ये जेंडर टर्म है, ये अम्ब्रेला टर्म है, ये LGBT। हमने तो 2010 से पहले ट्रांसजेंडर सुना ही नहीं था कि होते हैं। हमें तो नहीं पता था कि कुछ मर्द औरतें बनना चाहते हैं, मतलब होमोसेक्सुअलिटी हमें ये पता था कि मर्द मर्द आपस में करते हैं, मर्द औरतें बनना चाहते हैं या औरतें मर्द बनना चाहती हैं, हमें ये नहीं पता था। मतलब महसूस करती हैं, करे या जो भी करे, ये हमें 2010 में पता चला। उससे पहले हमें पता था कि मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है, खुसरा खुसरा होता है, ठीक है ना। हमें तीसरी जिन्स कहा जाता है। तीसरी ये है नहीं है, ये दूसरी जिन्स थी, ठीक है ना। अगर कोई मर्दों में पैदा हुआ है, जो एम्बिगुअस जेनिटल्स के साथ मर्दों में पैदा हो गया है, तो वो मर्द खुसरा है। कोई औरतों में एम्बिगुअस जेनिटल्स के साथ औरत पैदा हुई तो औरत खुसरा है। जिन्स तीसरा तो वो था ही नहीं, जिन्स तो वो दो ही थे, ठीक है ना। तीसरा हमारा कल्चर था, ख्वाजा सरा कल्चर तीसरी जिन्स था, जो कल्चर बनाया गया गुरु चेले का और बधाइयों का। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बच्चा पैदा होना तो खुसरों को बुलाना है। ये कहाँ से चीज़ आई है, ये कौन लेके आया है, ये किसने कल्चर मुतारिफ कराया है, ये किस मुसलमान ने, कौन से नबी ने हमारे ने कहा है कि भी खुसरों को बुला के तो बधाइयाँ दें? बताएं मुझे, किसने कहा है? तो ये कहाँ से हम लोग ये कल्चर लेके आए? और उस कल्चर को इतना प्रमोट करने के बाद, इतना करने के बाद, अब हम एक दूसरे से पूछते फिर खुसरे होते कौन है? थोड़ी सी मैं कुछ यहाँ पे ट्रांसजेंडर जो बन के आए हैं, वो पढ़े लिखे लड़के थे, उन्होंने 16 जमातें पढ़ी हुई हैं, लंदन से वो पढ़ के आके यहाँ पे वो खुसरा बन गए। और हम जो यहाँ पे पीट रहे थे कि भी हमारे पास तालीम का हक नहीं, लोग मुझे कहते हैं तालीम का हक नहीं, तो तुम्हारे साथ वाले तो यार 16 पढ़ के फिर रहे। प्रिविलेज घरों से, जो वो प्रिविलेज घरों से खुसरे नहीं निकले ना, वो प्रिविलेज घरों से लड़के निकले थे, जो बाद में फंड दे के खुसरे बने, एनजीओ दे के, यूनाइटेड नेशन दे के, वो और वो UNDP दे के जो खुसरे बने। खुसरों का उनके साथ क्या ताल्लुक है? ना वो खुसरों के घरों में रहे, ना वो गुरुओं के घरों में रहे, ना उनके साथ कुछ हुआ। वो अपने घर में औरतों वाले कपड़े पहन के खुसरे बने, और वो सोशल मीडिया पे कहते हैं मेरा खुसरा बनना इतनी बड़ी मूवमेंट है। आपको क्या पता मैंने खुसरों के लिए कितना काम किया? मैं खुसरा नहीं बन गया, मेरा खुद खुसरा बनना कितना बड़ा काम है खुसरों के लिए, आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे। ये जितने भी सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट बैठे हुए, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने 16 जमातें पढ़ के औरतों वाले कपड़े पहन के औरतें बनी हैं, इनसे मुझे बताओ कि कौन सा इन्होंने काम किया खुसरों के लिए सिवाय खुसरा बनने के? बताएं। जो इतना एक मशहूर इधर जो एक्टिविस्ट हुआ है, उसका ग्राउंड पे कौन सा काम है खुसरों के लिए सिवाय कि वो खुद खुसरा बना है? उसका हर इंटरव्यू में वो कहता है जी मेरी मूवमेंट ये है कि मैं खुसरा बन गया हूँ, मैंने इतना बड़ा खुसरों के लिए काम किया है, मैंने इतना काम किया है कि मैं खुसरा बन गया हूँ। मैं जाके लोगों के घरों में गई हूँ, मैंने बच्चे छोटे छोटे रेस्क्यू किए हैं, वहाँ पे खुसरों के घरों से निकालने हैं, रेप होते हैं, मैंने जाके बदमाशों को पकड़वाया है, मैं खुद उनके गले पड़ी हूँ, मैं मरी हूँ, मैं जेल गई हूँ इस माफिया के हाथों, सबको पता है।
मैंने काम किया, ये काम है। लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बना के कहूँ जी मेरा खुसरा बनना बहुत बड़ा काम है खुसरों के लिए, मैंने खुसरों की कम्युनिटी के लिए थोड़ा काम किया, मैं खुद खुसरा बन गया, ये थोड़ा बड़ा काम था। और खुद खुसरा भी नहीं बना, मुतजन्निस बन गया। ये लोगों को हमारे लिए और नफरत पैदा करने के लिए कि भाई हम औरतें, में औरतों वाले हक दो। हमने कब कहा भी हम औरतें? कभी भी नहीं कहा, ये तो आई एग्री, कभी भी नहीं कहा। हम औरतें नहीं हैं, हम खुसरे हैं। हमें खुसरे होने का, हम खुसरे होने का हक और जुबा भी नहीं मांग रहे, तालीम शहरी होने का हक मांग रहे। मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं खुसरा हूँ तो मुझे खुसरा होने का कोई स्पेसशिप अलहदा से बना दे। मैंने ये कहा कि जो आपके बच्चों को हक मिलता है मुझे भी दे रहे। मैं क्यों गुरु के घर में नाच गाना कर रही हूँ, मैं क्यों वहाँ पे एड्स की मरीज बन रही हूँ, मैं वहाँ पे क्यों मार रही हूँ? मुझे भी स्कूल पढ़ा दे, मेरा क्या जाता है? मुझे भी नौकरी दे दें, मुझे भी डॉक्टर इंजीनियर बनने दें। मैंने अपना तेल का काम शुरू किया, हेयर ऑयल ब्रांड मैंने अपना बनाया। मेरे नॉनी दादी, वो आपको पता है करीम, उसके जो बालों को बनाती थी, मैंने वो बनाना शुरू किया। मैंने एक ब्रांड पे रखवा दिया कि भाई ये मेरा तेल बेच दे। उसने कहा जूली आई एम सॉरी, खुसरों को लोग ट्रस्ट नहीं करते, जब पता चलता ना खुसरे का तो वो फिर प्रोडक्ट लेते नहीं। मैं मेरा तेल उसने रखा भी। उसने कहा वो जब लोगों को पता चलता है ना कि ये खुसरे का है तो वो फिर थोड़ा आई एम सॉरी, पता नहीं लोगों की क्या बात है, वैसे मुँह से तो वो कहते हैं लेकिन वो बाद में ना फिर रिस्पॉन्स नहीं करते। ये कौन आके पूछता है कि ये किसका तेल है? मुझे क्या पता कौन जलील पूछ के जाता है। मैंने इधर बड़ी माँ में ख्वाजा सरा को होटल बना के दिया, उसको होटल पे कोई खाने नहीं आता था। वो कहता था ये हराम होता है, पता नहीं ये क्या होता है, इनके हाथ से खाना जायज़ भी है कि नहीं। तीसरे दिन उसका 1.5 लाख 2 लाख लगा के होटल बनाया, दूसरे दिन हमें बंद करना पड़ा। लोग उसको मुंह से मजाक करके जा रहे खड़े हुए को। ये हक मांगा था मैंने ये कब मांगा था कि भी मेरी जिन्स और है और मेरी फीलिंग्स और है। मैं तो अपने आप को एलियन महसूस करती हूँ, सच बताऊँ तो। अगर महसूसात पे हक देना है तो मैं तो अपने आप को इंसान नहीं महसूस करती, मैं तो अपने आप को जिन महसूस करती हूँ। तो मुझे जिन होने का दें हक। अगर सब महसूस होने पे हक मिल रहा है तो मुझे जिन होने का हक दें। मुझे शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है? पाकिस्तान में किसी जिन का शनाख्ती कार्ड बना है? नहीं बनाना, तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं महसूस करती, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं देखें, ये तो अब मैं जवान हो गई हूँ और ये मेरी फीलिंग्स हैं, मैं अपने आप को जिन महसूस करती हूँ। आप मेरा मजाक उड़ाएं, आप मुझे डिस्क्रिमिनेट करें तो मैं और एहतजाज करूँगी। बात तो ये कि आप जो भी महसूस करते हैं आप करते रहें, करें और वैसे जिए। हक कैसे हम दें आपको? हक क्या है? देखिए, ख्वाहिश और हक में फ़र्क समझें। ट्रांसजेंडरों को लगता है कि जो ख्वाहिश है ना वो हक होता है। अगर मेरी ख्वाहिश है तो फिर वो मेरा हक है। ख्वाहिश हक नहीं है, ख्वाहिश जाती है। आपका दिल करता है औरत महसूस करो, आप औरत महसूस करें। आप सारा दिन मुझे बैठ के कहेंगे जूली मैं औरत महसूस कर रहा हूँ, मैं कहूँगा ठीक है। लेकिन जब आप नादरा में जाएंगे शनाख्ती कार्ड औरत का बनाने, तब आपसे वो पूछेंगे। वो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, वो आपसे पूछ रहे हैं। शरीयत कोर्ट, मैंने ट्रांसजेंडर एक्ट बना 2018 का, मैं ही गई हूँ जाके शरीयत कोर्ट में चैलेंज करके उसको जीता है। वाह। 3 साल मैं केस लड़ी हूँ ट्रांसजेंडर के ऊपर। मैंने कहा ट्रांसजेंडरों का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे जज ने कहा जी खुसरे कौन होते हैं? मैंने कहा पूछें ये जिन्होंने बधाइयों पे बुलाया हमें, इनसे पूछें कौन है, इनसे सवाल करें ये कौन है खुसरे। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? किसी खुसरे का मुझे बताएं कि किसी खुसरे ने आपके घर जाके कहा कि बाजी मैं खुसरा, मुझे बधाई पे बुलाना। बताएं मुझे, आज कसम खा के बता दें, अपनी नानी दादी से पूछ के बता दें कि किसी खुसरे ने आपका दरवाज़ा खटखटा के ये कहा कि बाजी मैं खुसरा, मुझे बधाई पे बुलाना है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू कि पाकिस्तानी मर्द जितने आशिक ख्वाजा सराओं के हैं इतने आशिक औरतों के नहीं हैं। बहुत सारों ने तो शादियां भी की हुई हैं जो लोगों को पता भी नहीं है। पता है लेकिन लोग उस बारे में बात नहीं करना चाहते। जब मैं और आप बात करना शुरू करेंगे तो वो कहेंगे छोड़ो कोई और बात करो यार, छोड़ो इस टॉपिक को। देखो अच्छा नहीं लगता, ऑकवर्ड सा लगता है यार। ठीक है, इट्स ओके। लेकिन दानिश तैमूर की फ़िलहाल वाले लफ्ज़ पे हम बहुत बहस करेंगे कि उसने फ़िलहाल कैसे कहा है। वो कैसे कह सकता है? उसकी बीवी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम वो कैसे लगा सकता है? वो इतनी नफरत कैसे कर सकता है? वो कैसे कर सकता है? वो बातें हम नहीं कहेंगे कि छोड़ो इस बात को, फिलहाल कह दिया तो दफ़ा करो। 2 इंटरटेनर हैं, वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर एक इंटरटेनर ने कह दिया तो इट्स ओके। वो नहीं, वो बड़ा बड़ा मकसद है। वो मतीरा ने डीप गला पहना, वो बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। हमारे साथ जो हो रहा है वो कहेंगे छोड़ो दफ़ा जूली दफ़ा करो, इट्स ओके। मैं सुन जाओ यार, बस करो, मैं नहीं सुन सकती, मैं ये बातें नहीं सुन सकती। नहीं, मुझसे नहीं सुना जाएगा। ये क्या कह रही हो? तुम्हारा रेप करते हैं, तुम्हारे आगे पीछे डालते हैं, ये क्या कह रही हो? ये क्यों कह रही हो? नहीं, मैं नहीं सुन सकती। हाँ, दानिश तैमूर का तुम्हें पता चला फिलहाल उसने कह दिया, ओह गॉड, मर्द इधर के पेट्रियार्कल मर्द औरतों का जीना हराम कर रहे हैं, फिलहाल कह दिया। ये बात करो उसके साथ, ये ना करो कि यहाँ पाकिस्तान में मर्द खुसरों से शादियाँ करते हैं, वो सुनेंगे नहीं। वो शर्त लगा लें किसी को इधर मना लें। मैं आपको वीडियो सबूत के साथ भी दूंगी तो कोई लोग इस पर बात कर जाएँ। आप मेरे साथ पॉडकास्ट पे शादी के ऊपर बात कर लें, नीचे कोई कमेंट कर जाए, लोग उसके नीचे कमेंट भी करेंगे तो वो कहेंगे देखो ये तो सब इन्होंने ख़राब किया हुआ, मर्दों का तो कोई कसूर ही नहीं। लेकिन जिन्होंने शादियां की हुई हैं उन्होंने तो अच्छा ही किया है ना? नहीं, क्यों?
मेरी बात सुनिए, शादी कोर्ट में होती जाके, निकाहनामा रजिस्टर्ड होता है, ठीक है ना। अगर वो ना हो तो उसको हराम ताल्लुक कहते हैं, उसे फिर शादी नहीं कहते। तो लोगों ने रजिस्टर नहीं कराया वो निकाह? कहाँ एनल सेक्स कहाँ रजिस्टर्ड होता है? मेरा मतलब है कहने का, वो प्रिटेंड तो कर सकते हैं कि औरत है ना। देखें, आपको ये समझना चाहिए कि जब हम हुकूमत के पास आकर लेने जाते हैं तो प्रिटेंड के ऊपर चीज़ें नहीं होती, चीज़ें सबूत के साथ होती हैं। आप अदालत में केस लड़ने चली जाएंगी तो आप प्रिटेंड करेंगे तो हो जाएगा, अदालत सबूत मांगेगी। पब्लिक कन्वर्सेशंस में आप प्रिटेंड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपकी छानबीन नहीं करेगा, कोई सबूत नहीं मांगेगा। जब हुकूमत के पास जाएंगी तो वो मांगेगा। मेरा मसला हुकूमत के साथ है, मैंने हक हुकूमत से लेना है। मरीम नवाज़ ने यहाँ पे कहा है ना, ख्वाजा सराओं को मैं नौकरियाँ दूंगी तो मैं राशन दूंगी, किधर दिया है उसने? नहीं दिया। किधर दिया है? मैं वो पूछ रही हूँ, मैं ये इल्ज़ाम थोड़ी लगा रही हूँ। मैंने कहा किधर दिया है, वो मुझे नहीं पता चला। मुझे वो हस्पताल नज़र नहीं आया मरीम नवाज़ का जहाँ पे ख्वाजा सराओं का इलाज हो रहा है, मुझे नहीं नज़र आया। मुझे वो अभी तक कोई अखबार में वैकेंसी नज़र नहीं आई जहाँ पे मरीम नवाज़ ने ख्वाजा सराओं को दी है जॉब। मेरा मसला कभी भी जिन्स नहीं है। मेरा मसला ये नहीं है कि आप और बैठ के मैं जिन्स पे बहस करें कि जूली फलाने के नीचे क्या लगा है, फलाना क्या महसूस करता है, फलाना क्या सोचता है। भाई जो दिल करता है सब आज़ाद हैं, करें, फ्री विल है सबके पास। कानून के पास जाके कानून, मरियम नवाज़ मुझे जवाब दे कि उसको नहीं पता कि पंजाब में गुरु चेला के नाम पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, सेक्स स्लेवरी हो रही है। मरियम नवाज़ को नहीं पता इस बात का। मरियम नवाज़ ने कितने ख्वाजा सरा रजिस्टर्ड यहाँ पे किए हुए, उनके प्रोफेशंस क्या हैं, मरियम नवाज़ को नहीं पता। मेरा ये मसला है बस। आप क्या करते हो? कुछ नहीं, फारिग हूँ, कोई जॉब ही नहीं है, कहाँ जाऊँ, किधर अप्लाई करूँ जाकर? और मेरी तालीम भी मैट्रिक है। मैं कोई 30 साल की उम्र में खुसरा तो बना नहीं कि भाई अचानक महसूस करने लग पड़ा मैं खुसरा बन गया। सॉरी, खुसरा मुतजन्निस बन गया। खुसरा तो फिर भी नहीं वो बने, मुतजन्निस बने वो। मैं यही तो पीट रही हूँ कि भाई हमारे पास तालीम का हक नहीं है, हमारे पास रोज़गार का हक नहीं है, हमें जीने का हक नहीं है। और मैं कोई एहसान नहीं मांग रही, इतनी सिंपथी मेरे साथ करें कि इस बेचारी को दे दें। क्यों भाई, मैं टैक्स नहीं तुम्हारा टैक्स नहीं देती मैं। बिल्कुल आपका हक है। मैंने इस महीने बिजली का 40,000 बिल भरा है, मेरा हक नहीं बनता लेना हुकूमत से? ये क्या बात हुई कि भी आप लोग इतना सिंपथी मेरे साथ शो करें कि जूली इतना एहसान तो हुकूमत को करना चाहिए तुम पे। एहसान क्या है भाई, मैं, मेरा हक है, मुझे दो। नहीं देना तो मुझे सीधी तरह कहो कि इससे टैक्स ना कोई ले। मरियम मुझे सीधी तरह कहे, जूली नाम तुमसे किसी चीज़ पे टैक्स लेते, नाम तुम्हारे जिम्मेदार हैं, जियो मरो खाओ पियो नौकरी करो ना करो तुम्हारा जिम्मे। मैं नहीं, मैं कुसक जाऊंगी, मैं दोबारा आपके पास आके कहूँगी तो आप एतराज़ करना कि जूली जो तुमने मांगा था तुम्हें मिल गया। लेकिन मेरा हक मांगना लोग इस तरह से समझते हैं कि एहसान करना है इस पे हुकूमत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हुकूमत ने इसके साथ बड़ा एहसान और सिंपथी करनी है अगर इस बेचारे को दे के काबिल है। हाँ, मजलूम लोग बेचारे। भाई मैं मजलूम नहीं भी हूँ, मैं करोड़पति भी हूँ, तो हुकूमत मेरा हक नहीं देगी मुझे। वो जो दानिश तैमूर ने कहा मेरा हक मुझसे कोई छीन नहीं सकता, हक मुझे दे, जो खुद जो दे दिया वो दे दिया। एक इंटरटेनर के मुंह से बात कितनी ये गलत लगती है। नाचने निकले तो घुंड काट, सियाने की कहावत है, नचन निकले घुंड काट लिया। चलो ये तो चलो सब, मैं नहीं बात करती जो तो सब अपने मॉरल्स हैं सबके, जो भी बिल्कुल ठीक एथिक्स और मॉरल सेट करें। लेकिन मेरा मसला ये है कि लोग मुझे ये कतन ना समझें कि इनका एहसान है इनके साथ ये करना, ये बड़ी सिंपथी है इनके साथ करना, ये डिज़र्व नहीं करते। मैं आपको मज़ेदार बात बताती हूँ। एक बड़ी अमीर औरत, उसने कहीं सोशल मीडिया पे मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, और मैं तो इस आवाम की रग रग से वाकिफ़ हूँ, इन लोगों में इनकी फितरत से वाकिफ़ हूँ। उसने मुझे टेक्स्ट किया बड़ा सोफिस्टिकेटेड अंदाज से, अस्सलाम वालेकुम जूली, कैसी हैं आप? यकीन माने इतनी बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, इतना पसंद करती हूँ आपकी वीडियोस देखी, और यकीन माने आपको देखने के बाद ख्वाजा सराओं के लिए मेरे दिल में इतनी इज्जत है। और आप देखिए इंसान है हमारे जैसे, उतनी इज्जत डिज़र्व करते हैं आप, आपको उतना मुकाम मिलना चाहिए। मैं हंसी, मैंने कहा देखें मैम, थैंक यू सो वेरी मच। तो अगर आपको वाकई अब ख्वाजा सराओं के लिए इतना मकाम आपको लगता है तो अल्लाह आपको भी फिर औलाद में एक बच्चा ख्वाजा सरा दे दे, मेरी दुआ है। उसके ऊपर वो भड़क, मुझे तो पता था भड़क पड़ेगी। उसने कहा तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे साथ सिंपथी कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ कितने अच्छे से बात कर रही हूँ, तुम मुझे आगे से बद्दुआ दे रही हो। तुम्हारे घर ख्वाजा सरा पैदा है भी वो बड़ी मशहूर टिकटॉकर, मैं इतना बता देती हूँ, औरत है, और वो फेमिनिज़म के ऊपर भी अक्सर बात करती रहती है, डॉक्टर भी है। ओके। तो उसने मुझे आगे से कहा तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो, तुम्हें तो तमीज़ ही नहीं बात करने की, तुमसे तो बात ही करना फजूल है। मैंने कितने पे तुम आगे से कह रही हो तुम्हारे घर ख्वाजा सरा बच्चा पैदा हो। मैंने कहा बाजी मैंने कोई दहशत गर्द नहीं कहा था, मैंने ख्वाजा सरा कहा था।
कोई जानी नहीं कहा था, कोई शराबी नहीं कहा था, कोई दहशतगर्द, कोई रिश्वतखोर नहीं कहा था। मैंने खुसरा कहा था तुम्हारे घर पैदा हो जाए, तो पैदा हो जाएगा तो कोई नहीं तुम्हें मारेगा नहीं, तुम्हारा कोई आम बच्चों से ज़्यादा ही ख्याल रखेगा। वो कोई बीवी या शौहर लेके नहीं आ जाएगा, उसे पता होगा कि मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है। मैंने कहा मैं तो दुआ ही दे रही थी, बद दुआ नहीं दे रही थी। ये मेंटेलिटी है सबकॉन्शियस माइंड में हम लोगों की, कि हमें लगता है कि ख्वाजा सराफ बहुत नीच और घटिया लोग हैं, ये बद दुआएं, ठीक है ना। मेरी माँ को लोगों ने कहा है केड़ी कीती दी बद दुआ तीनों मिली। वो जो आप मुझसे पूछते ना इतना मोटिवेशन, मैं असल में लोगों को साबित करना चाहती थी कि बद दुआ जानी और शराबी लोग आ, बद दुआ यहाँ के पीडोफाइल्स हैं, इस मुआशरे के जो पीडोफाइल्स हैं वो बद दुआ हैं। वो किसी की बद दुआ में औरत ने कोई हराम ज़्यादा पैदा किया, पीडोफाइल किया तो औरत ने पैदा है ना, कहाँ से डलवा के उसको पैदा किया है, किस तरह पैदा किया है कि वो पीडोफाइल बनाए। और उस औरत ने जिसने तरबियत की है उसको पता है कि पीडोफाइल है, लेकिन वो बोलती नहीं उसके ऊपर। वो आ जाके जिसको रखा होता है, जिस बच्चे को कहती है इसने खराब किया इसको, इस बच्चे ने इसको खराब किया, वरना ये तो खराब होना नहीं था। 11 साल के बच्चे ने हाँ, इसको खराब किया है, ये चलता ऐसे था, ये बातें ऐसे करता था, ये खराब हो गया। पाकिस्तानी मर्द इतने, एक इनके मुंह से फीडर को निकाल दे चूसनी, मेहरबानी, आप तो इस इंडस्ट्री में है, तानिश तैमूर के मुंह से फीडर निकाल देना चूसनी, ठीक है ना। बड़े मासूम बेचारे के भी उनको कोई देखे तो खराब, जो चाहे उनको खराब कर दे, जो चाहे उनके साथ जो कर दे। मतलब कि आप उनके सामने थोड़ा डीप गला पहन के बैठ जाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे। हाँ, उनका हमारा कसूर हाँ, है। उनका ईमान खराब हो जाएगा, उनकी तरबियत खराब हो जाएगी, वो सारा कुछ आप उनका खराब कर। भाई जो सही होता है वो किसी का डीप गला देख के कभी खराब भी हुआ है? इसका मतलब तो ये होगा कि पाकिस्तानी सारे सही मर्द यूरोप में ले जाएं तो वो तो एक दिन में खराब हो जाएंगे नंगी औरतें देख के। एग्जैक्टली। हालांकि वहां का मर्द नहीं खराब हो रहा है, यूरोप का मर्द वो नंगी पता औरत। नहीं हमारे मर्द क्यों खराब हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ आपके बातों के आगे, क्योंकि दिल से बोल रही हैं आप और इतनी सच्चाई से बोल रही हैं कि मैं क्या बोलूँ इस पे। और मुझे सबसे ज़्यादा मुआशरे पे एतराज़ इस बात पे और दुख इस बात पे है कि इस मुआशरे ने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की है। हमें सन 1990 में ये महसूस कराया गया कि तुम लोग नाचने गाने वाले लोग हो, भीख मांगने वाले लोग हो, इसलिए इतने नीच महसूस कराते हैं। आज जब हम नाचना गाना छोड़ के हम जब डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो नाच गाना मुआशरे में इज्जतदार काम है। अब डांस एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। देखो जूली, इट्स अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। तुम किसी को, मैं अब वो सारी मूवमेंट छोड़ के दोबारा नाच गाना शुरू करूं, मैं क्या करूं? मुझे बताएं, मेरा क्या कसूर है? अब नाच गाना इज्जतदार काम शुरू हो गया तो मैं सुबह नाचना शुरू कर दूं, मुआशरा कोई इतराज नहीं करेगा। और अगर आप नहीं ये करना चाहती, चाहे जितना भी इज्जतदार है, तो आपके पास और कोई ऑप्शन है? नहीं है। वो तो बात की बात है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन हो भी तो डांस तो अब मॉरल एथिक्स के मुताबिक सोसाइटी की एक इज्जतदार शोबा है, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। तो जब रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है तो सब के लिए है ना। वो अब यहाँ पे डांस करके हम ये लॉजिक तो ना दें कि कोई और ऑप्शन नहीं था। हमारी माशरे में 2025 में जो हकीकत और सच है कि डांस अब एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। डांस करने वाला शख्स बैठ के इतनी ढिठाई से कहता अल्लाह का शुक्र है मैंने मेहनत की और अल्लाह ने आज मुझे नाचने के एक आला मुकाम पे पहुंचाया। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। भी चलो तुम नाच के आला मुकाम पे पहुंचे तो ये तो बात कम से कम मत करो, कुछ तो इस्लाम का और लिहाज दीन का भी रखो। अल्लाह का शुक्र है मैंने इतनी मेहनत की और आज नाचने के आला मुकाम पे मैं पहुंच गई, अल्लाह ने मुझे पहुंचाया। शैतान ने पहुंचाया, अल्लाह ने तो तुम्हें पहुंचाया नहीं बीबी। मैं आज नाचने के, मुझे उस पर एतराज़ नहीं है नाचने पे। मुझे भी एतराज़ नहीं है। मुझे मसला ये है कि मेरे साथ गलती हुई, मेरे साथ जो ज्यादती हुई कि भी मैं नाच गाना छोड़ के इतनी मूवमेंट लड़ के मारे खा के जलील हो के तालीम लेके डॉक्टर बनने चली थी, इंजीनियर बनने चली थी। तो जब मैं इंजीनियर बनने चली थी तो मुआशरे ने मुझे कहा कि अब तो नाच गाना इज्जतदार काम है, तुम किधर चली, वापस आके कमाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। बल्कि लोगों के पास बैठ के बड़े चैनल्स में बैठ के कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अब नाच के, अब मैं नाच क्यों नहीं सकती? मैं नाच सकती हूँ इज्जतदार के, जब सबके लिए तो फिर जूली के लिए भी है। और मैंने फिर किया भी, मैं इस मुआशरे के साथ खेलती हूँ, मुझे मज़ा आता है। अब मैंने अपनी डांस वीडियो बनाई, नंगा कपड़ा ब्लाउज एक पहन के, और वो मैंने डांस वीडियो इंस्टाग्राम पे लगाई अपनी। लोगों ने कहा तुम्हें हम ऐसी नहीं समझते थे जूली। नीचे कमेंट, वो मैंने कमेंट ही लेने थे स्क्रीनशॉट के लिए कि मैं लोगों को बता सकूँ कि भाई जूली का नाचना इतना बुरा तुम लोगों को लगता है, बाकी किसी का नहीं। तो नीचे लोग कह रहे हैं हम तो आपको जूली ऐसा समझते ही नहीं थे। एक लड़के ने कहा जब कीड़ा अंदर तुम्हें तंग करते ही था नाचने का तो शुरू से नाच लेती। एक ने मुझे नीचे कमेंट किया जूली देखो मैं तो नहीं देख सकता, तुम तो इतनी बातें करती थी,
अब वो सारे स्क्रीनशॉट लेके जब मैंने लोगों को कहा कि भी ये सब के लिए क्यों नहीं है बात, हर नाचने वाली की वीडियो के नीचे ये बात क्यों नहीं है, मेरे नीचे क्यों आई है? अगर आप मुझे ऐसा नहीं समझते थे तो नाचने वालों को कैसा समझते हैं वो बताएं, जिनके 4-4 लाख फॉलोअर्स हैं, जिनके 20-20 लाख यहाँ फॉलोअर्स हैं और जो नाच गाना कर रही हैं, उनको फिर आप क्या समझते हैं? खुल के बताएं मुझे, अगर आप मुझे ऐसा नहीं समझते तो। ये डबल स्टैंडर्ड देख रहे हैं ना मास्टर, कभी जूली अब नहीं नाच सकती। अब मैं सुबह को नाचना शुरू कर दूँ तो इन्होंने कहना देखा ये है ही ऐसी थी, ऐसी बातें सुनाती थी लोगों को। एक मुझे बड़ा ही मोअज़्ज़िज़ शख्स था, उसने मुझे हाँ कि कहा जूली मैं आपकी वीडियो से इतना इंस्पायर हूँ, क्या बोलती हैं आप। अब मुझे पता था कि इसने मेरी वीडियो सुनी नहीं हुई, इसको वैसे ही पता है कि बस ये वायरल है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं मेरी वीडियो की कोई एक ऐसी बात जो आपको बड़ी इंस्पायरिंग लगी हो और आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल की हो। तो उसे तो आगे पता ही नहीं था, कोई मेरी वीडियो की बात याद हो तो फिर उसे तो सिर्फ यही याद था कि जूली मशहूर है बात। वो देखिए अभी जूली मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत अच्छी बातें की और मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहा जा भाई मैं इस पाकिस्तानी जाहिल अवाम नहीं है। मतलब तुम्हें लगा कि तुम तारीफ, लोगों को आप पता क्या लगता है कि तारीफ के बदले में ना तारीफ करें, सच ना पूछें, आगे से बात ना पूछें, चैलेंज ना करें। मतलब कि अगर मैं कोई जाके मुझे कहे कि जूली मैं आपकी वीडियो से बड़ा इंस्पायर हूँ, तो मैं उससे ये ना पूछूं कि मेरी वीडियो में सीखा क्या है। ये सवाल गुस्सा आता है उनको, सिर्फ ये शुक्रिया क्या, हाँ थैंक यू सो मच। मतलब ये बड़ा आसान है कि हम तारीफ कर रहे हैं, तारीफ आपकी करें। तो मेरा आपको बताने का जो मकसद है वो ये बातें करने का वो ये है कि जो सोसाइटी है ना, जो लोग हैं वो हमें सब कॉन्शियसली कर्ज समझते हैं। मतलब कि लाशौरी तौर पे उन्हें लगता है कि ये नीच और कर्ज है कोई, ये और हम जब किसी को किसी बात पे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम उसको खुसरा कहते हैं। खुसरा कहते हैं। जब हमने किसी के मेकअप, कोई औरत ने मेकअप ओवर कर लिया तो हम हाय मैं तो खुसरा लग रही हूँ। हमारी एक बहुत बड़ी मॉडल ने ये बात की थी और आई स्पोक अगेंस्ट इट कि भाई मैं तो खुसरा लग रही हूँ। किसी सियासतदान को नीचा दिखाना तो ये खुसरा है मुझे, क्योंकि मैं ज़रा बहुत बोल जाती हूँ कुछ बातों पे, तो और पॉलिटिकली भी मेरा एक स्टांस रहा है, तो दूसरे लोग मुझे ज़्यादातर नीचे लिखता है इस खुसरे ने तो कोई चुप कराए। और मैं हमेशा यही लिखती हूँ कि क्यों खुसरे नहीं बोल सकते, उसमें क्या बुराई है, ये आप मुझे गाली दे रहे हैं। यहाँ पे ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये सिखाने की माशरे के अंदर कि मॉरल क्राइम और लीगल क्राइम दो अलग चीज़ें। ज़रा एक्सप्लेन करें। हमारे यहाँ जो मॉरल क्राइम्स हैं उनको असल जुर्म के तौर पे तस्वुर किया जाता है और लीगल क्राइम को मजाक के तौर पे। किसी औरत का हिजाब ना करना मॉरल क्राइम है, लीगल क्राइम नहीं। आइन जो पाकिस्तान का है वो उसको मुजरिम करार नहीं देता। उसका हिजाब ना करना एक मॉरल क्राइम हो सकता है सोसाइटी के अंदर। किसी के लिए सोसाइटी, हर सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज है ना, अपने अपने है ना। देखो कलेक्टिव भी है ना, हर सोसाइटी की कलेक्टिव मॉरल वैल्यू है, ठीक है ना। पर कितना पर्दा करना है ना। मतलब अगर दुपट्टा लिया है तो किसी के लिए वो काफी नहीं है, सर पे लिया है तो अगला ये कह रहा है कि लेकिन ये क्राइम है ही नहीं ना। ये एक मॉरल क्राइम है, ये कोई लीगल क्राइम नहीं है कि पुलिस आके मतलब आपको, किसी के लिए मॉरली एक क्राइम हो सकता है, किसी शख्स के लिए ये मॉरल क्राइम। और वो जो मॉरल क्राइम है सोसाइटी में औरत का पर्दा ना करना, लोग चाहते हैं कि ये लीगल हो, जो औरत पर्दा ना करे जुर्म उसको आए दो और अदालत, और वो गंदी औरत साबित हो, अदालत उसे साबित करे, अदालत उसको ये साबित करे और अदालत उसे सजा दे कि भाई ये कैसे इसने इस मुआशरे में पर्दा नहीं किया। लेकिन जो पीडोफाइल है वो लीगल क्राइम है, वो काइन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उसको जुर्म कहता है, तो उसके ऊपर हम सारा नॉर्मल लेते हैं कि ठीक है यार अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। अगर कर रहा है तो बुरा कर रहा है ना, उसे नहीं करना चाहिए। बस हाय अल्लाह करके बस ये नहीं कि भी आप 15 पे कॉल करें, फौरन पुलिस को बुलाएं, फौरन उस चीज को आइडेंटिफाई करके कहें भी पकड़ो इसको, वो हमने नहीं करना। लेकिन औरत पर्दा नहीं करेगी तो हमारा बात नहीं चलता कि पुलिस को बुला के फौरन पकड़वाए इसको कि पर्दा नहीं किया इस औरत ने, इसको पकड़ो। अल्लाह ने फ्री विल सबको दी हुई है, औरतों को और मर्दों को। नहीं कोई औरत पर्दा करे तो ना करे, आपका क्या लेना देना उसका, आपका कोई असर। आपको अल्लाह ने कहा कि भी कोई पर्दा नहीं करे, नहीं करना आप करें। अल्लाह ने कहा नजर नीची करो, तुम्हें नहीं पसंद आ रहा ना कुछ देखना, अपनी नजर नीची कर लो, ठीक है ना। तो हमारी सोसाइटी में चूंकि जहालत इंतहा पे और अरूज पे, तो हमें लगता है कि जितने मॉरल क्राइम्स हैं उनके ऊपर सजाएं हों, उनके ऊपर मुजरिम हो। जैसे कोई फिलहाल 4 शादियों का कह दे तो उसको पुलिस पकड़ ले, उसके ऊपर पूरा लीगल। लेकिन हमारे यहाँ गुरु कल्चर जो चल रहा है वो पूरा लीगल क्राइम है। लेकिन नहीं, वो लोग कहते हैं कि देखो वो जूली देखो सबका अपना होता है। क्योंकि हम जब जवान हो रहे थे, मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, तो
हमारे लिए तो यही था कि सिस्टम ही है कि गुरु ले जाते हैं, फिर उनको बच्चों की तरह पालते हैं, बड़ा करते हैं। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि गुरु क्यों ले जाते हैं, किस कानून के तहत। मसला ये ना, हमें पता ही नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पता है नहीं। हमारी आवाम को, हमारी नई नस्ल को मैं तरले मिन्नतें करती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएं। उन्हें कहें कि पुत्र ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें पढ़ रहे हो ना, सिर्फ इनके ऊपर बहस करनी है। मुआशरे में तुम्हें ये जो चीज़ें गलत नजर आए इनको बताना है, जो लॉ है। हाँ, जो लॉ है, लॉ को बताना है। कोई पर्दा कर रही है, कोई पर्दा नहीं कर रही, कोई मेकअप कर रही है, कोई नहीं कर रही, कोई नंगा घूम रहा है, कोई नहीं घूम रहा, ये सारे मॉरल क्राइम्स हैं। तुम्हारा इसके ऊपर कोई बहस करने को बनता नहीं, वो सबका अपना है, कोई करे ना करे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, सबने हिसाब अपना देना है। तुमने ना किसी की कब्र में जाना है, ना तुमने किसी का हिसाब देना है, वो सबका अपना, सबको शोर मिला हुआ है। लेकिन हमारी तरबियत में सिखाया गया कि भी मॉरल क्राइम्स को तुम लोगों ने लीगल क्राइम समझना है, और जो लीगल क्राइम है उसके ऊपर बात नहीं करनी। कभी ये लीगल क्राइम है ना, गुरु का ले जाना बच्चे को, किसी ने पूछा है? अंडर एज बच्चे को किसी शख्स ने कहा है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये जुर्म है, तुम कैसे लेके जा रहे हो? वो यार इनका कल्चर है, इनका, वो ले जाते हैं। ये लीगल क्राइम पे हमारा रिएक्शन है। और जो मॉरल क्राइम है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं मुआशरे में होगा। इतनी बेहयाई मुआशरे में फैला दी, जितनी बेहयाई इस मुआशरे में फैली हुई है ना, इससे ज़्यादा कोई फैला नहीं सकता। कोई औरत नंगी हो के इस मुआशरे में जो फैली हुई बुराई है उससे ज़्यादा नहीं फैला सकती। हम मुआशरे में इंतहा पे बुराई की पहुँचे हुए हैं। कौन सी बुराई हमारे मुआशरे में नहीं है? लेकिन हमारे तसव्वुर के मुताबिक मुआशरे में बुराई सिर्फ औरत के नंगे होने से फैलती। बस औरत ने नंगा होना है, पूरा मुआशरा ख़राब हो जाना है। औरत ने बुरखा पहन लेना है, पूरे मुआशरे ने ठीक हो जाना है। और हालांकि बुरखा पहन के भी मर्द नहीं छोड़ते हैं। वो तो एक बात की बात है, छोड़ें या ना छोड़ें या जो भी करें, लेकिन हमारी मेंटेलिटी में आपको समझा रही हूं बिल्कुल आप ठीक कि कह ये रहे हो। मेंटेलिटी ये है कि भी बुरखा पहनेगी औरत तो ये अच्छी औरत है, वरना तो सब औरत तो है ही नहीं ना, उसका जाती मसला कहाँ है? ये मसला इज्तिमाई मसला है कि हमारी मुआशरे का ठीक या ख़राब होने का इन्हिसार औरत के बुरखा करने पे। नंगी औरत मुआशरा ख़राब कर रही है और बुरखे वाली औरत मुआशरा ठीक कर रही है। इसके अलावा हमारे मुआशरे में तो कोई बुराई है ही नहीं भाई। ये लोगों को गलत फहमी डाली हुई एक दूसरे को सामने ना, ये सच छुपाया हुआ एक दूसरे के सामने कि यार इस मुआशरे में कौन सी बुराई है, सिवाय अगर औरत पर्दा करने लग पड़े तो और कौन सी बुराई। सबसे ज़्यादा रिश्वतखोर दुनिया में रिसर्च करके देखें हम, सबसे ज़्यादा दहशतगर्द फितरत, सबसे ज़्यादा इंतहा पसंद फितरत किसकी है? हमारी। दुनिया में सर्च करके देखें, सबसे ज़्यादा सूदखोरी, सबसे ज़्यादा हक तलफी कहाँ होती है? हमारे यहाँ। सबसे ज़्यादा गंदी फिल्में देखने वाला मुल्क कौन सा है? हमारा। सबसे ज़्यादा पीडोफाइल कहाँ है? हमारे। सबसे ज़्यादा औरतों का रेप हमारे, सब कुछ हमारे। लेकिन ये सब मुआशरे की मेंटालिटी है कि औरत के नंगा होने की वजह से हो रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमें कितने घटिया और जालिम। सारा कुछ मर्द हैं, लेकिन खराब औरत कर रही है, या आप लोग कर रहे हैं। हाँ, मर्द बरुज़िम्मा है। मर्द बेचारा मासूम नेक फितरत है पाकिस्तान का। हाँ, उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसकी इतनी घटिया तरबियत की गई है उनकी माओं की तरफ से कि वो किसी को नंगा देख के ख़राब हो जाते हैं। वैसे वो बड़े अच्छे हैं, नेक, बिल्कुल मुजाहिद मर्द, किसी की जुर्रत नहीं कि देख लगे। बस एक उनकी तरबियत में कमी ये रह गई है कि नंगी औरत को देख के वो ख़राब हो जाए, बस। और वो नहीं ख़राब ना, और तो आप मनवा दें, आप उन्हें पूछ दें, उन्होंने कहना और खराबी है क्या हमारे अंदर, हम सब ठीक। या बहुत ज़्यादा अगर आप उनको हकीकत दिखाएंगे तो वो कहेंगे जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहा है। एजेंडा है अमेरिका, हाँ, ये एजेंडा, ये जो औरतें ऐसी बैठ जाती हैं एक एजेंडा लेके आएंगे। तो आपको जो ट्रांस लोग हैं उनसे सिर्फ यही गिला है? मुझे उनसे कोई गिला है ही नहीं। हाँ। मुझे उनसे क्या गिला है? मुझे सिर्फ उनसे ये सवाल है कि भाई आपने औरत होने का हक लेना है तो वो कौन सा हक है वो बताएं और ले लें। खुसरों के अंदर ना शामिल हो। खुसरा एक अलग कम्युनिटी है, आप एक अलग कम्युनिटी है। अपने आप को ख्वाजा सराहना, ख्वाजा सराहना क्या है? और इस ख्वाजा सरा का तर्जमा ट्रांसजेंडर है भी नहीं है, ये तो पैदाइशी। अगर आप नहीं इंग्लिश वोकैबुलरी की बात कर रही हो, अगर इंग्लिश वोकैबुलरी देखें तो जैसे टी का मतलब चाय है, गिलास ये कप का मतलब कप है, तो इसी तरह जो इंग्लिश का लफ्ज़ ट्रांसजेंडर है उसका उर्दू तर्जमा मुतजन्निस है, ख्वाजा सरा नहीं। ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो अपनी मर्जी से हार्मोन्स लेके अपना जिन्स तब्दील करते हैं, राइट? हाँ, ठीक है, महसूस करते। और जो ख्वाजा से रहे वो पैदाइशी तौर पे उनको हाँ। एक लोग डिफेक्ट कहते हैं, वो मैं कहती हूँ डिफरेंट होते हैं, बस ये है। एंड आई एग्री विद यू, सेक्सुअली डिसेबल होते हैं, सेक्सुअली ठीक डिसेबल है। बाकी आम एक कोई बच्चा पैदा हो गया उसकी टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी का आंख नहीं,
वो भी तो डिसेबल ही करार पाएगा। बिल्कुल। तो जो सेक्सुअली डिसेबल है, जो बिगोस जेनिटल्स के साथ पैदा हुआ है बच्चा, वो ख्वाजा सराय, उसका एक कल्चर पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, उस जैसे बच्चों का जो गुरु कल्चर चेले के नाम पे चलता है और बधाइयाँ ली जाती हैं और नाचने के लिए बुलाया जाता है। ये था ख्वाजा सरा कल्चर। हमें हक चाहिए था उसके ऊपर कि भी हमारे माँ बाप जिम्मेदार हों। जो ख्वाजा सरा बच्चा अपने माँ बाप अपने घर से निकाले 18 साल से पहले, वो मुजरिम करार दे, हुकूमत कानून, हाँ। मॉरल क्राइम नहीं हो, लीगल क्राइम, लीगल क्राइम हो कि भी मैं जाके पुलिस के पास जाके पकड़वाऊं उसके माँ बाप को कि ये देखो उसने गुरु के घर बच्चा, इसको पकड़ो, ठीक है ना। ये हमें हक चाहिए। कभी कोई छापे होते हैं गुरु की तरफ, कभी कोई एक्शन लिया गया है कि जहाँ पे जाके बच्चों को आजाद किया? एक्शन कानून बनाने के बाद लिया जाएगा ना, ये तो हमें समझ नहीं आती। अभी ये कानून ही नहीं है कि पीडोफिलिया हो रहा है, अंडर एज बच्चे जा रहे हैं, नहीं। ये कानून ही नहीं है, ये जुर्म ही नहीं तो है। यही तो मेरा रोना है हुकूमत से, यही तो मैं हक मांगती। हक आपको क्या लगता है कि मैं लोगों का हक मांग रही हूँ? मैं कानून से तो हक मांग रही हूँ, हुकूमत से। यही तो कह रही तो क्या जवाब आता है उनके पास? क्या वजह है इसको लीगल बनाने? उस तक पहुंचे कौन? उस तक हमें पहुंचने कौन देता है? मुझे कौन सेक्रेटरी, मुझे मरियम नवाज के पास कौन पहुंचने देगा? आपको लगता है मैं मरियम नवाज से ज़िंदगी में कभी मिल सकती हूँ? मैं नहीं मिल सकी तो मैं मिल सकूंगी, मैं मिलूंगी तो उसको बताऊंगी तो वो जाके कानून बनेगा ना। वहां तक बात ही नहीं मेरी पहुंच रही। बता तो रही हूँ कि जब बात पहुंचाने की बारी आई तो ट्रांसजेंडर आगे बीच में। उन्होंने एक और से वो पढ़े लिखे थे, इंग्लिश उन्हें बोलनी आती थी, वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपने पढ़े लिखे होके तो पता नहीं कौन कौन सी टर्म्स निकाली, कौन कौन सी उन्होंने रिसर्च निकाली, वो सारी बात को डाइवर्ट कर दिया। हुकूमत का भी अब जो फोकस है वो ट्रांसजेंडर की जिन्स के ऊपर चला गया, ठीक है ना। और ट्रांसजेंडर के दुख, मेरा दुख क्या है कि भी मुझे गुरु ले गए, मेरे साथ क्या हुआ? तो ट्रांसजेंडर का दुख क्या? मैं छोटी होती लड़की महसूस करती थी और इतना डिप्रेशन में चली गई। मुझे कहा तुम लड़के हो भाई, तुम लड़के हो, तुम महसूस लड़की कर रहे हो, मुंह से भी बता रहे हो कि भाई मैं लड़का और लड़की महसूस कर रहा हूँ, तो कोई तुम्हें कह मैं इतने डिप्रेशन में चली गई। उसने कहा तुम लड़के हो, मैं इतना डिप्रेशन में चली गई, मुझे समझ नहीं आई। मैंने आपको किस दिन कहा कि मैं खुसरा होने से इतना डिप्रेशन में चली गई? मुझे समझ नहीं आई, मैं मर जाऊँ, मैं क्या करूँ? मैंने तो ये कहा कि मैं डिप्रेशन में इसलिए चली गई कि भी मुझे हुकूमत ने कानून कोई नहीं बनाया, मुझे हक कोई नहीं दिया हुकूमत ने, मुझे शहरी होने का वो हक नहीं दिया जो सबको दिया, टैक्स भी मुझसे लिया। मैंने आपको किस दिन बैठ के यहाँ पे कहा मैं इतना डिप्रेशन में चली कि मैं खुसरा बात नहीं, मुझे मैं एक रास्ते में जा रही, मुझे किसी ने खुसरा कह दिया, मैंने सुसाइड करने लगी थी। इतनी मिच्योर तो हम हैं भी नहीं खुसरे, हम खुसरे बड़े मिच्योर लोग हैं। हम इंसानियत को, इंसानों को अपने आप देखें, अल्लाह ने जिसको मुख्तलिफ पैदा किया होता है ना उसको सोच भी मुख्तलिफ दी होती। अगर मुझे खुसरा बनाया ना तो मेरी सोच वो मर्द और औरत वाली नहीं है। मुझे बीवी बच्चे फैमिली नहीं चाहिए, या मोहब्बत भी नहीं चाहिए। मोहब्बत तो फितरत की ज़ुबान है, वो सबको चाहिए, लेकिन वो जो सिस्टम है वो एक मर्द की अगर शादी आप ना करें, उसके बच्चे ना हो, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है ना। वो उसकी वजह से बड़ा उसके अंदर एक जज्बा होता है, औरत के अंदर एक बच्चा पैदा करने का जज्बा कुदरती अल्लाह ने रखा है, क्योंकि उसके अंदर वो सलाहियत है। जिसके अंदर जो सलाहियत है वो जज्बा भी मौजूद है। हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है तो वो जज्बा भी मौजूद नहीं है, ठीक है ना। हमारे अंदर वो तलब और तड़प भी नहीं है। तो मोहब्बत तो क्या, मेरी सहेलियाँ मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती, मेरे साथ मेरा बहन भाई मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो जो हवस की मोहब्बत है वो किसी एक शख्स से होती ना, वो हर तीसरे शख्स से तो नहीं होती। वो हवस की मोहब्बत एक शख्स से होगी, ठीक है, वो सबका जाती मामला, किसी को होगी भी, तो वो डिस्कस या वो बैठ के टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही नहीं है ना। अब मैं हक तो नहीं मांग सकती ना, मैं अब बैठ के यहाँ पे पूरे पॉडकास्ट पे आपको ये बताऊं कि मैं किसी से मोहब्बत कर रही थी, उसने मुझे कबूल नहीं किया, उसने मुझे ऐसे नहीं किया, मैं मर गई, मैं यूँ हो। वो जो भी उसने किया वो मेरा ज़ाती मसला है, वो मेरे ज़ाती जज्बात हैं। वो मैं रोऊँ, मैं दौऊँ, मैं पीटूँ, मैं उसके साथ मोहब्बत करूँ, मैं नफ़रत करूँ। जिससे मोहब्बत होती है उससे नफ़रत भी होती है ना। कल को नफ़रत होने का भी कानून ट्रांसजेंडर तो मांगेंगे। ये तो महसूस कर रहे हैं, तो फिर महसूस होने पे तो सारे कानून मांग। तो महसूस जो दिल करता है आपका करें, अपने घर में बैठ के करें। आपको औरत महसूस होती हैं आप तो करें। आप घर बैठ के सारा दिन औरतों वाले कपड़े पहने, बाहर भी चले जाएं पहने, और अपना सेक्स भी तब्दील करा लें। हाँ, कानून के पास ना जाएं हक लेने। अगर जाएं तो बताएं। अगर आपने कानून के पास जाना है ना तो ट्रांसजेंडर से उनका एक दफ़ा हक पूछें तो उनको भी कानून से कौन से हक चाहिए। ये तो सारे माशरे के मॉरल हक आप मांगती है ना, कि मुझे किसी ने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, मुझे किसी ने खुसरा कह दिया, मुझे किसी ने ऐसे कह दिया, मुझे वैसे, मुझे छक्का कह दिया, मुझे फलाना कह दिया। देखिए मेरी सेक्सुअलिटी को नहीं, मेरा एक पार्टनर था, मुझे माशरे ने इतना डिप्रेशन में डाल दिया, मैं वो पार्टनर के साथ रह नहीं पाई, मैं मर पाई। ट्रांसजेंडर के तो ये मसाइल मैंने सुने। मैंने कोई कानून से हक लेते तो नहीं सुना कि भाई हमें किस चीज़ का हक दें। वो कानून से क्या हक देंगे कि मैं लड़की महसूस करती हूँ तो मुझे लड़की होने का हक दें? ऐसे हो सकता है? ये प्रैक्टिकल है? कानून देगा उनका हक? मेरा मसला कोई महसूसात का नहीं है, समझे इस चीज़ को माशरा। मेरा मसला है गुरु कल्चर जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है उसको या क्रिमिनलाइज करें या लीगलाइज करें, दोनों में से एक चीज़ करें।
और अगर आप लीगलाइज करें तो उसकी फिर कंडीशंस बनाएं, उसका एक कानूनी पूरा मैकेनिज्म बनाएं कि भाई गुरु जो है वो ऐसे रजिस्टर्ड होगा, वो घर लेके वो ऐसे चेले कर सकता है, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वो उनकी गार्डियनशिप लेगा तो बताएगा। कानून कभी इजाज़त देगा कि भी आप गार्डियनशिप लेके भीख मंगवाएं? हैं, मैं जाके कानून को कहूँ कि मैं खुश रहा हूँ, मैं गुरु हूँ और मैंने एक ख्वाजा सरा बच्चा अडॉप्ट करना है, तो जिससे मैंने भीख मंगवानी वो मुझे हक देगा? कानून कहेगा इससे भीख मंगवाओ? कानून कभी नहीं कहेगा। सिस्टम हो गया ना हमारे लिए, हमारा मसला हल हो गया बस। अब मुझे किसी से मोहब्बत है, मुझे किसी से नफरत है, मुझे कोई कबूल करता है, मुझे कोई नहीं करता, वो मेरा ज़ाती मसला है। हुकूमत जाके ज़बरदस्ती लोगों से मुझे कबूल नहीं करवा सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, हुकूमत मुझे हक दे सकती है। हाँ। मेरे साथ कोई ज्यादती करे मैं उसको जाके पकड़वा सकती हूँ। ये चीज़ें हमें चाहिए थी। और ये जो शुरू से शोबिज़ में आपका जो ख्वाजा सरों का पोर्ट्रेल दिया गया है हमारे माशरे ने, उसका भी बहुत हाथ नहीं है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें ना तो कभी किसी असल ख्वाजा सरा को बुलाया गया है। अगर आपने ख्वाजा सरा का रोल लिखा भी है तो आपने ख्वाजा सरा को नहीं बुलाया। अगर आप ख्वाजा सरा को बुलाते तो उसकी असल बॉडी लैंग्वेज, उसकी असल बातें, उसकी असल आवाज़ लोगों को पता चलती। आपने बिलाल अब्बास को बुला लिया, वो भोला जो है उसको एक प्रोग्राम में, एक ड्रामे में खुसरा बना दिया। वो ऐसे दुआ देती हूँ तुम्हें, मरोगी तुम भी, खुसरे को निकाला। ए मलकानी, चल बस। हाँ, बड़ा अकड़ रही है ना तू उस हवेली के लिए। जाओ जाओ तुम जाओ। ऐसे कौन करता है? तो जा फिर। तेरी भी नहीं रहेगी। खुसरे होता सच का, वो कहती चाह नहीं बच्चा अल्लाह हाफिज चलनी है, मैंने इतना से। खुसरे ने ऐसे करके जाना था। अगर वो लड़की आगे और कहती ना, उनको वो इसको बड़ा चैलेंज समझ के हम इतनी आला एक्टिंग कर रहे हैं, हमने एक्टिंग की बात का और अवार्ड ले रहे हैं, हमारा लेना देना हमारा उसको वो बॉडी लैंग्वेज नहीं हमारी। और तो मैं वो जो इस नाचने पे जूली इतना बोली हुई हूँ कि जब आप खुसरो, मैं ये लफ्ज भी नहीं बोलना चाहती। नहीं बोल ले, हमें कोई इतराज नहीं। देखिए हमारा मसला खुसरा, जब उनका रोल है तो उसमें उनको क्यों नहीं कास्ट करते भाई? हाँ हमें कास्ट करें। हमें हर कॉमेडियन शो में खुसरा बन के बैठा हुआ है, तो आप लोगों को बिठाएं। फिर सबसे मजेदार बात यह कि आलिम जो हैं यहाँ के, उन्होंने कहा जो मर्द औरत का लिबास पहनेगा उस पर लानत है, वो लूत का है। तो सुहेल पे किसी ने लानत क्यों नहीं की? उसने मर्द का लिबास, औरतों वाला लिबास पहना नहीं, बेशक पैसे लेने के लिए पहना है। उसने औरतों का लिबास पहन के प्रोग्राम के पैसे ही लिए हैं, लेकिन हराम किया, लानत तो उस पर भी है। इस्लाम ने उस पर लानत की ना। फिर नसीम विकी पे भी फिर लानत हुई, जिसने खुसरे का लिबास पहना, औरतों वाला लिबास पहना, फिर उन पे भी लानत, उन पे नहीं है। वो हम भी पैसे लेके, कोई और मर्द पैसे लेके यहाँ पे वो काम और करे, अगर यही कैरेक्टर आपने रखना है तो व्हाई नॉट? नहीं, कैरेक्टर अगर आपने रख लिया, चलो आपने खुसरों को नहीं भी लिया, आप कम से कम पोर्ट्रेट तो अच्छे से करें उनको। आप आफ्ताब इकबाल जो है वो बहुत बड़ा, वो उसका शौक आप देखें, थीम मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता उसको देख के, उसको नफरत। वो भला क्यों? क्योंकि वो खुद एक आला फिलोसफर ऐसे बन के बैठेगा और वो बातें आपको पता है, एलिज़ाबेथ जो थी वो आती थी तो उसके 4 मुलाजिम थे, उसने जो हीरा लिया था, अब वो समझदार बन के ये कहानी सुना रहा है और 4 मरासियों को खुसरा बना के बीच में टोकने के लिए, ले मलका से तो फिर आंधी होएगी, हाँ नहीं चाली नहीं तू तो, मैं मलकाल चल रही, मैं फलाना। खुसरे ऐसे नहीं करते। हमारी ये ज़ुबान, ये भांड और मरासियों की ज़ुबान है, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज है, हमारी नहीं। अगर आप खुसरे को बैठाते तो वह आफ्ताब इकबाल से सवाल करती तरीके से कि अच्छा जी मलका एलिज़ाबेथ ने जो हीरा चुराया था वो किधर था, हम कब लेने जाएंगे? ठीक है ना, हम कभी भी इस तरह की ऑकवर्ड बॉडी लैंग्वेज और मजाक नहीं बनते एक दूसरे को, ना बनाते हैं। लेकिन इन कॉमेडियंस ने हमें मजाक बनाया। और सुहेल अहमद ने एक स्टेज शो किया जो उसका बड़ा मशहूर हुआ, जिसमें सारे खुसरे बुलाए, नहीं बाजी मैं चल रही हाँ, हाय मेरी तो रोटी, हाय मैं तो थक गई, मैनू 20 रुपए किसी ने दिते, मैं कहा चल वे टूट पैने। हाँ ऐसे कोई नहीं बोलते हम, हमारी ऐसी बॉडी लैंग्वेज, हम तो आप लोगों से कई गुना ज़्यादा तमीज़दार हैं माशरे से। आप देखिए रास्ते में खुसरा कह के लोग छेड़ रहे होंगे, खुसरा कभी जवाब नहीं देते। आपको हम पागल हैं या हमें यह समझ नहीं आता कि जवाब दें? हम ज़रूरी नहीं समझते जवाब देना कि भाई जाहिल नाल जाहिल कौन बने। तो आप लोगों ने ये कैसा तस्वुर कर लिया कि भी हम मस्खरे हैं? और मैं यहाँ आपको एक बताती हूँ, मैंने सुहेल साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत बड़े एक्टर हैं। उनसे ये जब सवाल किया एक इंटरव्यू में कि आप लोग जो उनको एक मजाक
के अलावा उनका कोई तस्करा नहीं होते। एक मजाक करने के लिए आपने ख्वाजा सरा कम्युनिटी को किया होता है, और आप तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि उनको बड़ा मजा आता है, वो बड़े खुश होते हैं जब हम उनसे मजाक करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो ख्वाजा सरा है ना जी, उसको देख के लोग एंजॉय करते हैं, हंसते भी हैं, मज़ा भी लेते हैं, उसमें उसकी तज़हीक नहीं है। जितना मजाक मैं सोहेल का बनाऊंगी, फिर सोहेल तो हमारा उतना बना ही नहीं सका, हम तो फिर काम ही हमारे पास माशरे में ये। कोई उनको नहीं अफसोस होता, वो बड़ा खुश होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं इन बातों से। मजाक बनना किसको पसंद है? ये कौन सी घटिया लॉजिक है? ये किस घटिया शख्स की घटिया लॉजिक है कि भी मजाक बनना कोई पसंद करता है? मुझे बताएं। मुझे एक चैलेंज से सोहेल को कहें कि अपने साथ के 10 लोग ढूंढ के लाए जो ये हल्फन इकरार करें कि हम मजाक बनना पसंद करते, हमें अच्छा लगता है हमारा मजाक बनाया जाए। नहीं, अब हमारा मजाक नहीं कि वो एंजॉय करते हैं जब हम उनसे मजाक करते उसको वही मतलब है, कमोया नहीं आंकड़िया व कान इधर से पकड़े मजाक, अपना मजाक कोई इंजॉय नहीं करता। जब आप दूसरे का कर रहे हो ना, सब करते हैं। इस महफिल में हम 4 लोग हैं ना, जिसका हम मजाक बनाना शुरू कर देंगे का वो इंजॉय नहीं कर रहा होगा, हम तीनों कर रहे होंगे। वो तब इंजॉय करेगा जब आप किसी और का बना रहे होंगे। सोहेल जब अपने साथ का मजाक बना रहा होगा ना, अपने साथ के भांड और मरासियों का, उनका जो कल्चर मरासी और भांड कल्चर इधर चलता आ रहा है ना, उसको दिखा के मजाक बनाएगा ना, तब हम इंजॉय करेंगे कि मरासियों के घर कैसे होते हैं। मरासी जो यहाँ पे बाकायदा मरासी ज़ात के चल रहे हैं, कल्चर के पाकिस्तान के अंदर मरासी कल्चर और ज़ात चल रही है बाकायदा अभी भी गाँव के अंदर, ठीक है ना, उनका मजाक बनाए। उनकी औरतें कैसे रहती हैं, उनके मर्द कैसे रहते हैं, वो बात ढोलकी बजाने या तबला बजाने जाते हैं तो कैसे बजाते हैं और वो क्या बातें करते हैं, सोहेल उसका मजाक बनाए, हम इंजॉय करेंगे। लेकिन सोहेल को पता है कि उसका मजाक बनाया तो हमारे ऊपर पूरी मूवमेंट खड़ी हो जाएगी, लोग पूरा एतराज़ करने लग पड़ेंगे, वो सवाल जवाब करने लग पड़ेंगे कि औरत को ऐसे कह दिया लो, मर्द को ऐसे कह दिया लो, ये बात ऐसे कर दी लो। उसे पता है खुसरों के ऊपर किसी ने एतराज़ नहीं करना। मैं खुसरों का मजाक बनाऊं, मैं कोई बात भी करूं, मैंने कुछ भी कहूं तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने इसको तुमने ये कैसे कहा है या तुमने ये क्यों कहा है। जिस मुआशरे में फ़िलहाल का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं होता, उस मुआशरे में खुसरों का मजाक बर्दाश्त होता है। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड, मुझे तो समझाए। कसम से मेरा दिल करता है मैं सर में गिलास मार दूं, मैं अल्लाह की कसम मेरा दिल करता है। पता नहीं ये एक तरफ मुआशरा फ़िलहाल बर्दाश्त नहीं कर रहा लफ्ज़, एक तरफ किसी का पूरी ज़ात का मजाक बनाना, उसको डिग्रेड करके नीचा दिखाना, डिठाई से कह रहे हैं इंजॉय करते हैं, सारे खुसरे इंजॉय करते हैं, इतना उन्हें मज़ा आता है। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो शो देख सकती हूँ, मैं अपने भाई के साथ बैठ के इफ्तार इकबाल का वो शो देख सकता हूँ जिसमें खुसरों को वो मजाक बना रहा है। मुझे आज इसका जवाब दें हाँ या ना, मैं खामोश ना रहें, कसम लगे आपको जो खामोश रहें आगे से। नहीं। क्यों? ये जुर्म है, ये एक लीगल जुर्म है। मेरी फैमिली के 10 लोग बैठे हों, मैं कभी उनके साथ फैमिली में बैठ के इफ्तार इकबाल का शो देखने लग पड़ूँ और वहाँ पे खुसरों का मजाक बनाया जाए, मेरी हालत क्या होगी उस फैमिली गैदरिंग में? उसने कभी महसूस किया इस चीज़ को? इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ वो है टिकटॉक का प्लेटफॉर्म। आजकल हमारे माशरे में टिकटॉक का प्लेटफॉर्म एक बहुत ही मशहूर प्लेटफॉर्म है। हर शख्स टिकटॉक देखता और बनाता है, ठीक है ना। आप गांव में चली जाएं, मेरे गांव में मैं अगले कुछ अर्सा पहले गई हूँ, तो हमारे गांव के वो जो ज़मींदार जो होते थे, वो जो खेतों में लोग काम करने के लिए रखते थे जिनको मुलाजिम, वो चिट्टे अनपढ़ हैं, उनके पास मोबाइल है, उन्हें मोबाइल में कुछ नहीं आता, इवन के कॉल मिलानी भी उन्हें नहीं आती, उन्हें टिकटॉक बनाना आता है और लगाना भी आता है और चलाना भी आता है। उनके मोबाइल में एक ही ऐप है और सारा दिन वो टिकटॉक बनाते भी हैं, वो लगाते भी हैं और वो देखते भी हैं। सिवाय उसके उन्हें और ना यूट्यूब का पता है, ना उन्हें फेसबुक, उन्हें ना लिखना आता है, ना उन्हें किस चीज़ का नहीं पता। वो टिकटॉक वेखी तू, वो टिकटॉक आई नवी, और वे को छोड़ दी टिकटॉक आई, और एक टिकटॉक आई, ये उन्हें पता है। उस टिकटॉक के अंदर किसी का कंटेंट मशहूर ना हो रहा हो तो वो खुसरा बन जाता है, वायरल ना हो रहा तो या वो खुसरे का इंटरव्यू ले लेता है या वो खुद खुसरा बन जाता है। रोज़ी रोटी हमारे से कमानी, हमारा चेहरा दिखा के, पीआर जो है मार्केटिंग की वो हमसे लेनी। सोहेल अहमद जैसे कोई पास भी कंटेंट खुसरे का सबसे मशहूर है, खुद सोहेल अहमद का सबसे मशहूर कंटेंट खुसरों वाला ही है ना। रोज़ी रोटी तो हमें दिखा के कमाई, हमारा मुंह दिखा के रोज़ी रोटी कमानी और हमारा मजाक भी बनाना। मुआशरा हमें दिखा के, हमारा मुंह दिखा के रोज़ी रोटी भी कमाए और बाद में हमें धुतकार के नीच दिखा के पीछे भेज दे। क्यों, किस वजह से? एक न्यूज़ एंकर पिछले दिनों आई, आज से 2 साल पहले ख्वाजा सरा न्यूज़ एंकर के तौर पे चैनल ने लॉन्च की। जब मार्केटिंग उसे ले ली, जब उसे ले लिया तो उसे निकाल दिया। चैनल को कुछ जानता नहीं था, उसके आने से वो मशहूर हो गया। निकाला क्यों फिर? वो बस चैनल मशहूर हो गया तो उनका वो खुश रहे हैं। आप यहाँ पे सब लोग देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम क्या बताएं, ये वो यूँ माहौल ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है।
और उस ख्वाजा सरा ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि जब इन्हें न्यूज़ चैनल से उसे निकाला तो उसके बाद वो सेक्स वर्कर बना जाके, और वो सेक्स वर्कर ऐसे बना कि बाकायदा उसने कहा जी मैंने अब पॉर्न इंडस्ट्री में जाना है, बस मैंने जितनी स्ट्रगल करनी थी कर ली, मेरे लिए हमारे लिए माशरे में 2 ही काम है, नाचना और सेक्स वर्क, बस इसके अलावा कोई काम नहीं जुड़ी। अब फिर खुदकुशी कर ली तंग आ के। सेक्स वर्किंग शुरू कर दी। अब सेक्स वर्किंग जब कोई शख्स करता है तो ड्रग्स के बगैर कैसे नॉर्मल हालत में रह सकता है? आपको क्या लगता है, मेरी बात सुनो, आपको क्या लगता है कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं एक दिन में जो 10 क्लाइंट भुगत रहा है वो नॉर्मल हालत में कर सकता है? ये नहीं, उसको नशा चाहिए, वो एक्स्ट्रा नशा करके मार गई, खुदकशी की उसने, कोई चैनल वालों ने उसको नहीं दिया। मुझे TCM पे कितना प्रमोट किया गया, TCM चैनल पे मेरी कितनी वीडियोस वायरल हुई, 2 सीज़न हुए, उसके बाद मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जूली आपको मशहूर कर दिया, ये थोड़ा आपको तो कुछ जानता नहीं था, शुक्र करें आज आपको सब जानते हैं। पर आपने टाइम दिया है, टाइम की कीमत होती है। चले छोड़ दें कीमत को, एक हक भी तो होता है, सोच भी तो होता है। वही उन्होंने कहा जी नहीं, एक दफ़ा कर देता बंदा, 2 दफ़ा कर देता, आप रेगुलरली कर रही थी। रेगुलर मैंने किया तो उन्होंने फ़ायदा तो लिया ना, या तो मैं मेरी वही वीडियो कह वायरल रही ही हूँ, ना दैट वाज होती, अ जॉब। हाँ वायरल ना होती तो पैसे भी ना मांग, इतनी वायरल होगी, पैसे आए नहीं यूट्यूब पे, आए ना, सब जिन्होंने लगाया उनको पैसे आए ना यूट्यूब पे, बस मैं खुश रहा हूँ, उन्हें पता है इसने क्या कर लेना, खुश रहा है, इसकी क्या वैल्यू, उसको किसने पूछना। आप बाहर मेरे साथ निकल के प्रैक्टिकल इस कैमरे को ले जाएं, जो यहाँ पे झाड़ू लगा रहा होगा ना, जिसको सब नीच समझ होंगे, वो भी मुझे देख के तो महसूस कराएगा कि तुम नीच हो मुझसे, वो भी मुझे ये महसूस कराएगा, वो खुसरिया कह के मुझे आवाज़ देगा। मतलब उस झाड़ू लगाने वाले को हम सब नीच समझ रहे हैं ना, सड़क पे जो लगा रहा है, वो झाड़ू लगाने वाला मुझे नीच समझ रहा है सबसे ज़्यादा। वो दिल को उसको तसल्ली हो रही है मुझे देख के कि भी सबसे नीच मैं नहीं हूँ, मुझसे भी नीच इस दुनिया में कोई है, क्योंकि ये तो बड़ी तकलीफ दे एहसास है ना, उस झाड़ू वाले को तो बड़ी तकलीफ होती होगी जब सब उसको नीच नज़र से देखते होंगे कि भाई झाड़ू लगाने वाला है। अब उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो वो अब मुझे देख के वो सेटिस्फाई हो रहा है कि भाई मुझसे भी नीच तो ये घुस रहा है, चलो मैं इसको, जैसे हम झाड़ू लगाने को पीछे साइड थे उधर, ऐसे वो मुझे आके ऊपर रोब जमाते हैं। और इसकी भी सबसे बड़ी वजह इकनॉमिक्स है। अगर वही ख्वाजा सराय खुशहाल हो, एक गाड़ी में जा रहा हो, तो रवैया चेंज हो जाएगा, लेकिन बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है इस माशरे में कुछ करने की, तो चलिए जूली, अब मुझे ये तो हो गया, अब मुझे बताएं कैसे क्या करके कुछ बेहतरी आ सकती है। ये कैसे क्या कुछ करके बेहतरी ऐसी आ सकती है कि सबसे पहले तो लोग एक्नॉलेज करें कि ट्रांसजेंडर बिल्कुल एक अलहदा टर्म है, ट्रांसजेंडर बिल्कुल एक अलहदा लोग हैं, हमारा ख्वाजा सरा के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको प्रेस क्लब की वो क्लिप्स भी भेज दूंगी जिसमें हमने बाकायदा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम ट्रांसजेंडर बिल को भी नहीं मानते और हमारा ट्रांसजेंडर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम ट्रांसजेंडर नहीं, हम शुरू से खुसरे आए हैं, हम खुसरे ही रहे हैं, हमारा आइडेंटिटी भी खुसरा थी, हमारा कल्चर भी खुसरा। ना हमें मर्द वाला हकूक चाहिए, ना हमें औरत वाला हकूक चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। मर्द और औरत का भी एक ही हक है ना, तालीम, सेहत, रोजगार। शहरी जो है ना, पाकिस्तान का जो शहरी है उसका एक ही हक है, और ये ट्रांसजेंडर के लिए भी ठीक है, उनको भी यही हक चाहिए। मैंने कब कहा कि भी उनको शहरी होने का हक ना दें, उनको भी दें, ट्रांसजेंडर होने का हक उनसे पूछ लें, ठीक है ना, अपनी तरफ से अंदाजे मत लगाएं। एक ट्रांसजेंडर को पूछें कि भाई हमें लिस्ट बना के दो कि हुकूमत से तुम्हें कौन से हक चाहिए, ठीक है ना, वो हुकूक पे फिर बहस कर लें, ठीक है ना, बजाय कि ट्रांसजेंडर पे बहस करें, बजाय कि उनके जज्बात पे बहस करें, उनके महसूसात पर बहस करें, हम उनके उस मुसव्वदे पे बहस करते हैं जो उन्होंने हुकूमत से हक लेना है ट्रांसजेंडर होने का। अभी तक कोई उन्होंने पेश नहीं किया। कौन सा करेंगे? आपके पास भी एक आया था, कौन सा हक हुकूमत से लेना था जो बता के गया? बता दें कि उसने बताया कि भाई हुकूमत से हम ये वाले हकूक ले रहे। उसने यही दुख आपको रोया कि मैं लड़का कभी बन गया, कभी मैं लड़की बन गया, कभी लोगों ने मुझे कुछ कहा, कभी मुझे कुछ कहा, कभी मैंने कुछ कहा, फिर मैं अब खुसरा बन गया। या तो वो आपको बताती कि भाई हमें तो हुकूमत से ये हक चाहिए, हुकूमत से तो सबको तालीम, सेहत, रोज़गार का और हिफाजत का हक चाहिए, वो तो उसे मिला हुआ था, तालीम वो लेके बैठी थी, रोज़गार उसके पास था, ठीक है ना, उसको तो कोई मसला नहीं था। मसला तो ये है कि भी हुकूमत से जो हक लेना है उसकी एक लिस्ट ट्रांसजेंडर से ले लें और उसके ऊपर ही बस बहस करें, उसके अलावा कोई और मुद्दा इसको मिक्स मत करें। हाँ, ख्वाजा सराफराज जो हैं, इनके जो गुरु चेला कल्चर चला आ रहा है, इसके ऊपर सब बाकायदा बहस करें, इसको मुद्दा बहस बनाएं, लोग इसके बारे में बात करें। आपने जो वो मुझे कुछ क्लिप्स भेजे थे वो इतने डिस्टर्बिंग थे, इतने डिस्टर्बिंग थे कि
अभी आपने वो सिर्फ सोशल मीडिया पे देखे, आप सोचें कि आप उनके घर में रह के 24 घंटे ये होता देखें, आपको लगा कि वो क्लिप में बस एक दफ़ा ओवर उसकी वो कहानी ख़त्म होगी, नहीं, वो रोज़ ये सह रहा है। लेकिन वो क्लिप मैंने भी शेयर किया, इतने लोगों ने शेयर किया, कोई रिपरकशन हुई? वही वो बच्चा वही है और वही हो रहा है। सबसे मज़ेदार उस बच्चे की बात ये थी कि उसके माँ बाप ने खुसरों के घर छोड़ा हुआ था उसे। जब वो इतना सोशल मीडिया पे शेयर हुआ और रोला पड़ा, तो जब उसको पकड़ने की बारी आई तो वो पता चला कि माँ बाप ने खुद अपनी मर्जी से भेजा हुआ उसे। तो मर्जी से तो बेचा हुआ है, फिर माँ बाप को तो पकड़े ना। कानून नहीं है ना, वही तो बता रही हूँ कि ये कानून बने, ये बाकायदा कानून बने और प्रोवेंस के अंदर पेश किया जाए कि भाई जो ख्वाजा आपके सिलसिले में कहाँ तक रसाई हुई? मैंने हुकूमत के इदारों तक, वफाकी मौसम तक मैं पहुँची, ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री तक मैं पहुँची। मैंने वहाँ पे जाके बात की कि भाई गुरु कल्चर जो है इसको या क्रिमिनलाइज करें या इसको लीगलाइज करें, क्योंकि गुरु जो है वो घर बैठा सेक्स वर्क करवा के चेलों से या बैगिंग करवा के करोड़ों रुपया कमा रहा है, लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा रहा है। अच्छा। हाँ जी, वो गुरु, आपको क्या लगता है अभी कौन सा बिजनेस कर कितने करोड़ों रुपया कमा के बैठे? बताएं ज़रा मुझे, वो बिज़नेस मुझे बताना, मुझे याद नहीं आ रहा उनका कौन सा था। पता नहीं। अच्छा चलें, फिर पता करेंगे तो आपको पता चल जाए। तो करोड़ों रुपया वो उससे कमाते हैं, ठीक है ना। अब जहाँ पे करोड़ों रुपया इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे मसले इतनी आसानी से हल नहीं होते। जब माफिया है ये। हाँ, पूरा माफिया। जब मैं गई और जाके मैंने वहाँ पे ये शोर मचाया तो उन्होंने मुझे ये, ख्वाजा सराव ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से आओगी तो हमारा करोड़ों का कारोबार इतनी आसानी से तुम बंद कर दोगी? तुम्हारे जैसी कई आई हैं और इस दुनिया में नज़र नहीं आई। और मेरे पास भी सोशल मीडिया की शोहरत ना होती तो मैं इस वक्त अगले जहान होती। जैसे बाकी वीडियोस में लगाती हूँ तो अगले जहान पहुँची होती ना, जिनके कातिल का भी नहीं पता चलता, सिर्फ ये पता चलता है कि गुरु के घर रहता था और वो कत्ल कर गया। कि ये कितने मज़े की बात है कि कभी आपने ये खबर नहीं सुनी कि कोई ख्वाजा सरा माँ बाप के घर रहता था तो उसको कत्ल कर गया। जो ख्वाजा सरा कत्ल होता है वो गुरु के घर रहता होता है। ये एक बड़ी बरीक बात है, लेकिन हम लोगों को क्या लगे, दफ़ा करें। दानिश का सुनाया, फिर छोड़े इनको, फ़िलहाल पे बात करते हैं। दानिश ने फ़िलहाल कह दिया, ये बड़ा सियासी मसला बन गया, क्या करें, इसके ऊपर बात करें। छोड़ें इस बात को, खुसरों को छोड़े, ये करोड़ों का कारोबार करते हैं, ट्रैफिकिंग होती, छोड़े। दानिश का बताते हैं, दानिश का मुझे बताएं प्लीज़। तो वो जो करोड़ों का कारोबार जिनका था, उन्होंने कहा कि इतनी आसानी से नहीं जूली, और तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। मुझे उन्होंने आज कहा अपने साथ 10 लोग तो लेके आओ जो इस बारे में एतराज़ करें और एहतजाज करें। चैलेंज किया उन्होंने मुझे ये लगा था इस बिल में ये है कि आप लोगों पे ख्वाजा सरा लिखने के बजाय आप जो लिखवाना चाहें वो लिखवा सकते हैं। नहीं, हमें अगेन वही जहालत मेरी। नहीं, मैं आपको ट्रांसजेंडर बिल की वो तस्वीर भेज दूंगी, उसका तीसरा। ट्रांसजेंडर बिल क्यों इसका नाम है? क्योंकि वो ट्रांसजेंडर के लिए उन्होंने बनाया था। सबसे पहले जब ये बना ना तो मैंने एतराज़ किया, मैंने कहा इस बिल का उर्दू तर्जमा करें। हाँ। ट्रांसजेंडर बिल का। हाँ। इन्होंने कहा जी ख्वाजा सरा का बिल 2018। हाँ। तभी तो मैंने कहा कि ट्रांसजेंडर का उर्दू तर्जमा मुतजन्निस है। हाँ। ख्वाजा सरा लिख के आप मिसगाइड कर रहे हैं। हाँ। हमें पूरा कानून गलत बना रहे हैं। आप इसके ऊपर लिखें मुतजन्निस अफराद का बिल। ख्वाजा सरा का तर्जमा कैसे किया है ट्रांसजेंडर का आपने? ट्रांसजेंडर का तर्जमा ख्वाजा सरा नहीं है, इंग्लिश ट्रांसलेशन उसकी मुतजन्निस है। मुतजन्निस अफराद को इंग्लिश में ट्रांसजेंडर कहते हैं। और मज़ेदार बात यह कि हुकूक औरतों वाले देश शनाख्ती कार्ड में एक्स लिखे। शनाख्ती कार्ड में पहला जो हक शनाख्त का था कि अगर हम अपने आप को औरत तस्वुर कर रहे हैं। हाँ। तो आप भी माने कि हम औरत हैं। औरत माने, लेकिन शनाख्ती कार्ड में औरत लिखे भी नहीं, शनाख्ती कार्ड में एक्स लिखें। यही तो ये पूछे, इनसे पूछे, मुझसे क्या पूछती है? मैं तो इन पर एतराज़ यही तो किया कि एक तरफ कहती है हम औरतें हैं, हमें औरत मानो, दूसरी तरफ शनाख्ती कार्ड पे एक्स लिखवाती, फिर शनाख्ती कार्ड पे औरत। पहला हक तो शनाख्त का है। मुझे जज ने पूछा कि भाई आप क्या चाहती हैं? मैंने कहा देखें जिन्स दो है, मर्द और औरत। अगर कोई मर्दों में ख्वाजा सरा पैदा होता है तो जिन्स मर्द लिखे ऊपर शनाख्ती कार्ड पे गोल दायरा लगा दें, जैसे अफराद बा मजदूरी का लगाया हुआ, एक गोल दायरा लगा दें कि भाई ये ख्वाजा सरा है, मैं जाके कोई हक लेना है, कोई फंड लेना है, कोई मेरा वजीफ़ा आता है, कोई हुकूमत मेरे लिए पैकेज लेती है तो मैं वो कार्ड दिखा के ले लूँगी, बात ख़त्म होगी। कोई ख्वाजा सरा औरतों में पैदा हुई है, जिन्स औरत है उसकी लिखी ऊपर शनाख्ती कार्ड पर उसका गोल दायरा लगा दें, कोई शनाख्ती अलामत लगा दें, वो अपना जाके हक ले लेगी। इतनी की ये बहस है। इन्होंने कहा जी एक्स लिखे हमारे शनाख्ती कार्ड के खाने में। उसी पे तो मैंने बहस शुरू की कि भाई हमारी शनाख्त का ही हक खा गए तुम लोगों का खाना ख़राब हो। हमारी शनाख्त एक्स नहीं है, हमें क्या पता एक्स कौन है, एक्स कौन सा जेंडर है, लेकिन हमें पता नहीं है तो लेकिन हमें मसला भी नहीं है। और मुझे था, मुझे अल्लाह ने इल्म थोड़ा सा दिया, अल्लाह का शुक्र है, मैं कैसे चुप कर जाती।
मैंने तो एतराज़ किया, मैंने कहा भाई ये मेरा मसला है, एक्स मैंने बनाना है, कल को मैंने शनाख्त लेने जानी, मुझे बताएं एक्स कौन है, एक्स कौन सा जेंडर है। जब आपका इन लोगों से रब्ता हुआ तो आपको क्या जवाब मिला? मेरा तो इनसे कोई रब्ता मैंने किया ही नहीं, मुझे इनसे क्यों इन्होंने नहीं मुझसे नहीं, रब्ता मेरा किया। मतलब आप वफाकी मोहतसिब हाँ, के इनसे जब मैंने ये रब्ता किया और मैंने गुरु कल्चर के ऊपर बताया तो उन्होंने मुझे ये कहा, जूली एक अकेली आपकी वजह से ये कानून नहीं बन सकता, या तो एक नंबर ऑफ केसेस हों, ख्वाजा सरा अफराद हों जो ये रिपोर्ट करें कि अंडर एज बच्चों के साथ सेक्स किया जा रहा है और उसके पैसे लिए जा रहे हैं। अंडर एज नहीं भी है, अडल्ट भी है, तो सेक्स फोर्सफुली उसके साथ किया जा रहा है, सेक्स स्लेवरी की जा रही है, तो वो भी जुर्म है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने कहा भी 10 लोग लेके आए साथ, कोई नहीं गया। डरते कौन जाए, जो जाता है उसको मार डालते हैं। आप क्या लगता है कि ये माफिया इतना आसान सा है कि भी जाए तो वो, ये कितने कत्ल हुए ख्वाजा सरा, कौन कर गया मुझे बताएं। हमें तो ये पता चला कोई आशिक ने कत्ल कर दिया। आशिक कत्ल कर, उस आशिक को पकड़े, फिर वो आशिक किधर गया कत्ल जिसने किया है, वो किधर गया, आशिक पकड़ा नहीं गया, वो मंजर आम पे क्यों नहीं आया। आप जैसे इन्फ्लुएंशियल लोग पूछें ना कि भाई आशिक कत्ल कर गया था, वो दिखाओ सही वो आशिक किधर है, उस आशिक का स्टेटमेंट तो एक दिलवाओ, ये उससे आशिक से स्टेटमेंट तो लो कि वो कहे कि भाई सच्ची में इश्क करता था मैं मार दिया। क्या पता वो आशिक कहे कि मैं गुरु के साथ मिला हुआ था मैंने मार दिया, ये भी तो आशिक कह सकता है। हमने तसव्वुर कैसे कर लिया, हमने आशिक का स्टेटमेंट सुने बगैर खुद से कैसे तसव्वुर कर लिया, कैसे ही होगा। यही तो हमारा मसला है अवाम का कि हमें एक तसव्वुराती स्टेटमेंट बना के उस पर यकीन कर लेते हैं, हकीकत से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तक किसी ने नहीं कहा कि भी वो आशिक जिसने मारा है उसको लेके आओ, उसका स्टेटमेंट सुनाओ, हमें बताओ कि वो मुंह से माने कि जी मैं इश्क करता था और मैंने इश्क में कत्ल कर दिया उसको, फिर तो आपको मुझे तसल्ली हो जाएगी कि भाई जूली ये देखो आशिक ने कहा यार केस कत्ल होता है, सिर्फ इतना पता चलता है आशिक ने मारा है, ना आशिक मिलता है, ना मुद्दा मिलता है, ना कोई सज़ा मिलती है, ना कोई पता चलता है। मसला ये है ना, या तो हो कि भी पता हो, फिर उस आशिक के कोई घर वाले भी तो होंगे कि नहीं होंगे, उसके कोई माँ बाप उस आशिक के होंगे कि नहीं होंगे, उनका भी कोई स्टेटमेंट होगा कि नहीं होगा। कानून है, मजाक तो नहीं है, ये ट्रांसजेंडर तो नहीं है, महसूस करने वाली चीज़ तो नहीं है, ये तो बाकायदा कानून है। इसके ऊपर तो पूछना चाहिए, इसके ऊपर तो बाकायदा तहकीक होनी चाहिए। उस आशिक के घर वालों से पूछा जाएगा भी आपको पता था इस बच्चा ख्वाजा सरा से इश्क करता था, शादी करके रह रहा था। अभी तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आया ही नहीं, ना कोई आशिक ने मारा है, ये तो बातें सारी ना। लेकिन इन केस अगर मारा है तो फिर उसके घर वालों से भी पूछा जाएगा कि भी आपको पता था कि भी आपने इसके साथ शादी करके आपका बच्चा ख्वाजा सरा के साथ रह रहा था, आपको पता था या नहीं पता था, और इसने उसको कत्ल किया, आपको ये पता है कि नहीं पता। फिर तो ये लंबी बात चली जाएगी ना, फिर तो ये सारी तहकीक होगी, फिर वो एक आशिक पकड़ा जाएगा तो बकाया हट जाएंगे, फिर कौन कत्ल करेगा। आशिक नहीं कत्ल करता, माफिया कत्ल करता है उन बागी ख्वाजा सराओं को जो सिस्टम से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे तवाइफ हीरा मंडी में होता था, आपको याद होगा हीरा मंडी में नायका के पास जो तवाइफियाँ आती थी उनको भागने देती थी, वो उनको आवाज़ उठाने देती थी। वो मैं उसी हीरा मंडी में रही हूँ, मैं उस हीरा मंडी में रही हूँ और मैंने वो देखा है साहब, नायका के पास लड़कियाँ कैसे आती थी, कहाँ से आती थी, ये मुझे बताएं। वो लड़कियां जो आती थी वो मर्जी से आती थी? नहीं, हमें तो यही पता चला वहीं पैदा होती हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा लड़कियां वहाँ फोर्सफुली लाई जाती थी, बहुत ज़्यादा। ये जो इतनी बात में शुरू हुई है कि जो लड़कियां घर से माँ बाप की इज्जत के साथ खेल के भागती हैं वो हीरा मंडी पहुँचती हैं, उस वक्त लड़के हीरा मंडी छोड़ के जाते थे, लड़कियों को घर से भगा के लेके आते थे, नायका को बेच के जाते थे, पैसे लेके जाते थे, अगवा की जाती है। यहाँ पे बच्चाबाजी में ख्वाजा गुरु के पास बच्चा कैसे पहुँचता है, वो जिस बच्चे आदमी ने बच्चा रखा होता है वो उस बच्चे के साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी उसके घर में नहीं कर सकता, ना अपने घर में, इसलिए वो गुरु के पास उसको लेके जाता है, क्योंकि गुरु के घर में वो हो सकता है, गुरु के सामने भी हो सकता है। इसलिए वो जितने बच्चेबाज ये जो लोग हैं ये बच्चों को लेके गुरुओं के घरों में जाते हैं, और गुरुओं के घरों में जब वो जाते हैं तो गुरु उनको वहाँ ट्रैप करते हैं, ट्रैप करके फिर उनको इस काम पर लगाते हैं। कपड़े पहना हुआ जो मर्द है ना इस माशरे का, वो नासूर है सबसे बड़ा, नंगी औरत इस माशरे का नासूर नहीं है। तो मेरा अब सिर्फ जो एंड मुद्दा मैं आपसे बस यहाँ ख़त्म करूँगी कि मेरा एंड मुद्दा ये है कि ख्वाजा सरा अफराद के ऊपर बाकायदा तौर पे अवाम बहस करे, उनके कानूनी हकूक़ के लिए, मॉरल हकूक़ के लिए नहीं। आप किसी को इज़्ज़त देते हैं, आप किसी को इज़्ज़त नहीं देते, आप किसी को बुरा समझते हैं, अच्छा समझते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो कानून का हक़ है, जो लीगल राइट है, वो आप उस पर बहस करें, वो उनके लिए आप आवाज़ उठाएँ। दूसरा, ख्वाजा सरा आपके घरों के करीब, आपके मोहल्लों में डेरे बना के जो गुरु रह रहा है, मोहल्ले के 10 लोग क्यों नहीं उससे पूछ रहे कि भाई तुम्हें किसने इजाज़त दिया यहाँ पे 10 बच्चे रख के उनसे भीख मंगवाने की। आखिर वो कहीं अलहदा तो नहीं रह रहे ना, इसी माशरे के अंदर इस मोहल्लों में रह रहे हैं, तो मोहल्लों में जो ख्वाजा सरा गुरु हैं जिन्होंने 10-10 चेले रखे हुए, उनसे कोई पूछ क्यों नहीं रहा कि भाई आपने क्यों रखे हैं, या इन बच्चों के माँ बाप किधर हैं, वो इन्हें मिलने नहीं आते, वो इनसे बात नहीं करते, क्या बात।
या इसको लीगल करें गुरु कल्चर को, क्योंकि ये एक बाकायदा हमारे माशरे का कल्चर है जिससे आप आँख नहीं चुरा सकते और जिससे आप लोग भाग नहीं सकते। ना मैं भागने दूंगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है ना। मैं आपके सीनों पर मुंह पे मारूंगी वो सच सारे जो हमारे साथ किया गया है। तो इसलिए इस कल्चर को या लीगलाइज करें या क्रिमिनलाइज। कोई शख्स मुझे माशरे में ये कहे जूली हमें पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ये भी नहीं पता था कल्चर होता है, हमें तो ये भी नहीं पता कुछ होते हैं। क्योंकि अब आपने बता दिया है। अब मैंने सब बता दिया, आपने सुन लिया है। अब कोई गलत फहमी और आपको नहीं रहेगी कि भी अब किसी किस्म की गलत फहमी हो कि जूली हमें ये पता था, हमें वो पता, सब मैं आपको बता के जा रही हूँ, ठीक है ना। उसके ऊपर बाकायदा तौर पे लीगलाइज या क्रिमिनलाइज बाकायदा एक मूवमेंट चलाएं कि भैया इसको लीगलाइज करें, इसका एक मैकेनिज्म बनाएं। चले माँ बाप नहीं रखते, गुरु रखते हैं, तो वो बाकायदा तौर पे लीगली बाउंड होंगे। वो बताएंगे कि बच्चे से क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे, वो किस हैसियत से गुरु बनेंगे, वो कितने चेले रख सकेंगे, ठीक है ना। ये सारा कानून बनाए, या माँ बाप के घरों में हमें भेजें, या हमारे माँ बाप को पकड़ें और उनको जेलों में डालें। महक मलिक के माँ बाप हैं ना, उन्होंने उससे अपनी मर्ज़ी से नाचने गाने के काम पे लगाया जी, कोई इतराज़ नहीं, गाए नाचे, ठीक है ना। माँ उसकी रोज़ उसे फंक्शन पे भेजे, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन वो घर में माँ बाप के पास रह रही है, इट्स ओके, ठीक है। तीसरा मेरा मसला ये है कि हमारा पाकिस्तानी जो माशरा है ये इस चीज़ को कबूल करें कि हमारे पाकिस्तानी 90% मर्द और ख्वाजा सराओं के आशिक भी हैं, उनके दीवाने भी हैं, उनके पीछे मरने मराने को तैयार भी हैं, उनके पीछे करोड़ों रुपया लुटाने को तैयार भी हैं और करोड़ों रुपया लुटा भी चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल महक मलिक आपके सामने एक ख्वाजा सरा है, उसके ऊपर 3-3, 4-4 लाख रुपया एक एक शख्स रात को फेंकता है। यूट्यूब पे सरेआम वीडियोज़ अवेलेबल हैं। कोई अंडरग्राउंड पार्टीज़ पे वो नहीं जाती कि अंडरग्राउंड उस पर पैसे फेंकें, सरेआम नुमाइश लोग बताते हैं फ़ख्र से कि भाई मैं खुसरेदा आशिक और मैं पैसे सुट रहे हैं, ठीक है ना। उसके माँ बाप भी तो देख रहे हैं ना, वो जो शख्स पैसे खुसरे पे फेंक के जा रहा है उसके माँ बाप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि नहीं, और उन्हें कोई एतराज़ नहीं, कोई एतराज़ भी नहीं कर रहा। तो ये माने कि औरतों से ज़्यादा डिमांड पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की है। ख्वाजा सरा जो सेक्स वर्किंग करते हैं ना, उनके घरों में एक रात में 10-10, 20-20, 30-30 क्लाइंट आते हैं एक एक के घर में। मेरे बरीमा में 150 ख्वाजा सरा रहता है, 150 ख्वाजा सराओं के एक एक घर में रात को 20-20 क्लाइंट आए तो कितने मर्द बने, गिने के बताएं। 150 ख्वाजा सरा रहते हैं, सिर्फ बरी इमाम की बात कर रही हूँ। ओह माय गॉड, हज़ारों। एक बरी इमाम, हर रात का ये किस्सा है। बरी इमाम से थोड़ा सा मेरे आगे निकले तो मेहराबादी शुरू हो जाता है। मेहराबादी में 300 ख्वाजा सरा रह रहे हैं और उनके घरों में दिन रात कितने मर्द आते हैं आप काउंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ 2 इलाके हैं। फिर पिंडी चले जाएं, फिर लाहौर आ जाएं, फिर जब पूरा पाकिस्तान आ जाए तो पाकिस्तानी ज़्यादातर मर्द जो हैं वो खुसरों के आशिक और शौकीन हैं। वो अपना लाखों रुपया भी लुटाने को तैयार हैं। वो कस्टमर रात को हमारे पास खुसरों के पास मर्द कस्टमर आते हैं और कोई कस्टमर नहीं आता, वो आपके बाप भाई और बेटे। जितने लूट के हम हैं उतनी लूट के वो भी हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा निकालें है, घरों से, बहुत ज़्यादा है। निकालें घरों से, जैसे हमें निकाला है निकालें अपने घरों से। अगर हैं असले के और एक हलाल के तो निकालें उन्हें भी अपने घरों से कि भाई तुम भी लूट के निकल जाओ इधर से, जैसे हमने खुसरों को निकाल दिया। अगर आपको शक है तो मैं बैठी हूँ हाजिर, मुझे बताएं, मैं नाम लेके घरों के अंदर लेके जाऊंगी निकालने के लिए। आप हामी भरें, बस आप हामी भरें कि जूली हम भी हलाल के हैं, हम भी असले के मुसलमान हैं, हम भी लूत का कोई मर्द अपने घरों में नहीं रहने देंगे। तो मुझे बताएं, मैं नाम लेके आपको आपके घरों में जाके साबित करके निकलवाऊंगी और आपके घरों में कोई मर्द बचेगा नहीं अगर आप ऐसे निकालने लग पड़े। तो ये मैं ये बता दूँ, ठीक है ना। तो इसलिए बड़ी तसल्ली इस चीज़ को कबूल करें कि पूरा पाकिस्तानी माशरा मेजॉरिटी 90% लोग खुसरों के आशिक हैं, उन पे पैसे फेंकते हैं, उन पे करोड़ों रुपया लुटाते हैं, उनके साथ शादियां करते हैं। उसका प्रैक्टिकल सबूत मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। जो बातें नहीं मैं कर रही, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखें, उसके ऊपर शादियों की मैंने कुछ वीडियोज़ लगाई हुई हैं, ठीक है ना। वो मर्द पब्लिकली वीडियो बना के शादी करते हैं, वो कोई शर्माते नहीं है, वो कोई इससे घबराते नहीं है, वो कोई शर्मिंदा नहीं होते, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा पाकिस्तानी माशरा जो है ये बाकायदा तौर पे होमोसेक्सुअल माशरा है। अब इस होमोसेक्सुअल माशरे के अंदर नेक बनने का जो नाटक कर रहे हैं या जो वो लाइल्मी का नाटक कर रहे हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मैं पूरी तफसील से आप लोगों को बता के जा चुके हैं। अब कोई शख्स पाकिस्तान का ये नहीं कहेगा कि जूली हमें पता नहीं था, हमें पता ही नहीं था। मुझे अगले दिन किसी ने कहा जूली आपका जनाजा भी होता है। जनाजा कैसे होता है? मैंने कहा वो असल में ना ऊपर फरिश्ते कुछ हैं हमारे वाकिफ़, तो वो आ जाते हैं हमें जब हम मरने लगते हैं, तो वो हमें कहीं साइड पे जंगल पे ले जाते हैं, तो वहीं पे फिर वो हम गायब हो जाते हैं। तो वो इतना आगे से आप अंदाज़ा करें कि वो मेरे तंज को समझ नहीं रहा। वो कह रहा है तो जिस्म फिर आपका किधर जाता है, बॉडी किधर जाती है?
मैंने उसे आज के कहा, मैंने कहा वो बॉडी असल में ना वेपोरेट हो जाती है, क्योंकि हम एटम से तो बने हुए हैं, तो हमारे एटम बिखर जाते हैं, वो न्यूक्लियस हमारे एटम का फट जाता है जिस्म का, तो वो हाँ सही बात है, वैसे फकीर लोग होते ना आप। एक ने मुझे पूछा गुरुओं के घर आप कैसे जूली जाते हैं, मैंने कहा वो मार्स में कुछ एलियंस रहते हैं, तो वो हमें वहाँ से लिंक करते हैं, वो कांटेक्ट करके ना फिर गुरुओं के घर भेजते हैं। ये सवाल पूछते पता है क्यों आप लोग हमसे, ये मुआशरा, ताकि वो हमें बता सकें कि भी हम अनजान हैं। हम आंखों से तो आपको देखते हैं सेक्स वर्क करते भी, भीख मांगते भी, बधाइयों पे आते भी, लेकिन हम प्रिटेंड ये करते हैं कि हम अनजान हैं आप लोगों से, हमें नहीं पता आप लोग कौन है। असल में ये नहीं कि माशरे को पता नहीं कि भी हमारे हम मरते हैं, हमारे जनाजे होते हैं, हम गुरुओं के घर कैसे पहुँचते हैं, सब पता है माशरे को, लेकिन वो जान छुड़ाने के लिए कि भी हमारे ऊपर गिल्ट ना आए, वो प्रिटेंड करते हैं ऐसे। अच्छा सच्ची कल्चर है इधर जूली? हाँ हमें तो यही पता था गुरु बच्चों को ले जाते हैं। मैंने कहा पूछे क्यों नहीं कि भी क्यों ले जाते हैं, हमें क्या लगे जूली, फिर हमें तो यही था। एक जी शोर शख्स जो है जिसके सामने एक बच्चे को एक शख्स लेके जा रहा है और वो उसे पूछ नहीं रहा कि भी माँ बाप के होते तुम क्यों पालने के लिए लेके जा रही हो, और वो इग्नोरेंट भी, फिर ऊपर से फिर वो सिंपथी भी। नहीं हम भी आपको इंसान समझते हैं जूली, आप भी इंसान है। मैंने कहा भी कहाँ से आया मुझे, ये भी वाला लफ्ज़ कहाँ से आया, आप भी। मैंने कहा थोड़ा बहुत आप भी इंसान लगते हैं। वो जो मुझे भी कहते हैं ना कि जूली आप भी इंसान है, उनको फिर आगे से मैं पता क्या कहती हूँ, हाँ थोड़े बहुत तो आप भी हैं इंसान। फिर वो जब मैं कहती हूँ ना कि आप भी थोड़े बहुत इंसान है, फिर आपकी हम इज्जत कर रहे हैं जूली, आप हमें आगे से ऐसे कह रही हैं। मैंने कहा भी लगा के इज्जत नहीं की, ये जो तुमने कहा ना आप भी इंसान है, तो ये भी मुझे इज्जत नहीं लगा, जैसे तुम्हें मेरी ये बात बुरी लगी भी आप भी थोड़े बहुत इंसान लग रहे हैं मुझे। हाँ मैं मेरे पास स्टूडेंट थीसिस करने आए, उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने कहा जूली मेरी बात सुनी, ये ख्वाजा सरा जो होते हैं ये क्या होते हैं, मतलब इनका क्या सिस्टम होता है, क्या इनका लगा होता है? क्योंकि अब आगे से दूसरा था, ये पूछने के बाद जस्टिफिकेशन मुझे ना पढ़े लिखे आपने से साबित करा कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। जूली बिल्कुल देखें, बुरा नहीं आपने मनाना, बिल्कुल कंफर्टेबल, जो सवाल का आप जवाब देना चाहें बिल्कुल कंफर्टेबल, बुरा नहीं मनाना, क्योंकि हमें पता नहीं, हमने कभी खुसरे देखे नहीं, हम कभी उनमें रह नहीं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैंने उससे आज के कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं तो खुद बचपन से खुसरों में रह रही हूँ, मैं तो ना कभी मर्दों में गई हूँ ना मैंने मर्दों को देखा, तो ये मर्दों का क्या सिस्टम होता है, मतलब ये क्या नीचे लगा होता है मर्दों का, ये क्या होता है, तो ज़रा मुझे समझाओ। अब वो जिसने मुझसे इतने एतमाद से पूछा कि तुम्हारा नीचे क्या लगा है, क्या सिस्टम है, वो जब मैंने उससे ये सवाल किया ना तो वो बड़ा इनसिक्योर हो गया। जूली ये कैसी आप बात कर रही हैं, देखो ये तो सबका पर्सनल होता है, मैं आपको मैंने कहा भी तुम्हारा जो सिस्टम लगा है वो पर्सनल है, मेरा पब्लिक है। मैंने यहाँ पे नंगी होकर बैठ जाऊँ, जो भी है तो पहले टांगे खोल कर उसे दिखाऊँ कि ये देखो इधर मेरे नीचे। ये पढ़े लिखे लोगों की मैं आपको बातें बता रही हूँ, जाहिल की तो और किससे ना। हमारी कौम में कोई इमोशनल आईक्यू नहीं है, कोई तमीज आईक्यू है ही नहीं, मतलब कि आप ये तस्वुर आप खुद भी, आपको पता है आम पब्लिक का भी यही रिएक्शन है। खुसरों का वो पूछेंगे कंफर्टेबल होके महफिल में, ये क्या सिस्टम होता है, ये नीचे क्या लगा होता है, सुराख होता है, ये नीचे क्या होता है। मतलब तुम लोग को नहीं पता कि रिसर्च कर लो भैया, अगर तुम्हें इतनी क्यूरोसिटी है। मैंने उसको फिर बताया स्टूडेंट को, फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा मेरा पुत्र गूगल एग्जैक्टली गंदियां फिल्मां देखने वास्ते अंग्रेजी नहीं बनाया सी, ये सर्च कर तालीम हासिल कर। मैंने कहा इसके ऊपर लिखो इंटरसेक्स, लिखो, तुम्हें इसके ऊपर उसकी किस्में भी पता चलेंगी, तुम्हें उनकी कंडीशंस भी पता चलेंगी, ठीक है ना। तो मुझे नंगे देखना फिर तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी नहीं बचेगा। एक ने मुझे कहा आप हो सकता है मार दूँ, हमें क्या पता। मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे तुम्हें लगता है मैं मार दूँ तो मेरा मर्दों वाला हक दो मुझे। उनको तो लगा कि ये सब महसूसात भी बातें करेगी कि भी मैं महसूस करती हूँ। मैंने कहा भी मुझे हक दो, मैं मर दूँ ना दो हक मेरा, किधर है मेरा मर्दों वाला, वो कानून का हक दो मेरा, मैं तो तैयार हूँ मर्द बनने, मुझे क्या एतराज़। मैंने कहा मैं मर्द बन, मुझे खुसरा मुआशरा नहीं बनाया है, मैं खुद नहीं जाके मुआशरे को पकड़ पकड़ के कहती रही कि मैं खुसरा हूँ। मुझे मुआशरे ने रोक रोक के कहा तुम खुसरे हो, मेरी तालियाँ बजाइए मेरे पीछे, मुझे मजाक उड़ाया, मुझे खुसरों के घर छोड़ के आए, मुझे गुरुओं के घर छोड़ के आए, ये समझ के कि भी माँ बाप से ज़्यादा गुरु अच्छी तरबियत करेगा, उधर दे देते हैं इसको। मैंने नहीं किसी को कहा, अगर आपको लगता है मैं मार दूँ, मुझे वो जो एक्टिविस्ट एक थी ना उसने भी मुझे ये कहा था। आपने बताया, मैंने मेडिकल का कहा ना, मैंने बताया कि भी मेडिकल करें, अदालत शरीयत कोर्ट में गई तो मैंने कहा भी मेडिकल टेस्ट करें, जो मेडिकल जिसमें जो खुसरा होगा उसको शनाख्ती कार्ड मिलेगा, उसको शनाख्ती कार्ड के बाद हक भी मिलेगा। अब कल को वैकेंसी आएगी, जॉब वैकेंसी, तो जिसने मेडिकल करा के खुसरों का कार्ड लिया होगा वही जाके उस जॉब पे अप्लाई करेगा ना, फिर हमें हक मिल जाएगा। अब बगैर मेडिकल के 20 लोगों का आप खुसरों का कार्ड बना दें
तो मेरा तो हक ज़ाया हो गया है। वो जो पढ़ लिख के 30 साल बाद खुसरा अचानक बन गया, मेरा हक तो वो ले गया मास्टर्स की डिग्री पे, मुझे तो ना मिला हक। तो मैंने कहा मेडिकल करवाएं। तो उसमें से एक ने मुझे कहा, एक्टिविस्ट ने, तुम्हारा मेडिकल करवाया, तुम मर्द निकल आई तो फिर कहना ना देना फिर नहीं हक, नहीं फिर मर्द वाला देना। मैंने हंस के उसे कहा, मैंने कहा अगर मैं मर्द निकल आई तो तीसरी जंग शुरू हो जाएगी यार, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैं सीरियस हो गई ना साहब, मैंने कहा यार ये तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी अगर अमेरिका को पता चल गया तो मैं मर्द निकल आई तो, और ईरान वाले तो छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला बन गया। वो आगे से मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैंने कहा तो कौन सा मतलब था, मैं मर्द बन भी गई ना तो क़यामत नहीं आ जाएगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुसरा ही बनना चाहती हूँ? मुझे क्या चाहिए? क्या बड़ी कोई अच्छी जिंदगी है? मैंने कहा अगर मैं मर्द बन जाऊँ, मेरा इलाज आज हो जाए, मुझे मर्द या औरत एक बना दिया जाए तो मेरे लिए तो वो खुशी है। मेरे लिए वो कोई गम या दुख नहीं है कि भी मैं परेशान हो के दुख में रोने लग पड़ूंगी कि मेरे जज्बात की कदर नहीं की, मेरे महसूस की कदर नहीं की। मैं महसूस करती थी। मैंने कहा मेरा महसूस करने वाला कोई चक्कर नहीं है, मेरा फिजिकल चक्कर है, मेरा महसूस वाला है ही नहीं। कल को कोई ऐसी हमारे यहाँ तो जब मैं पैदा हुई थी तो तब तो पता भी नहीं था लोगों को, तब तो डॉक्टर भी नहीं थे, तब तो ये भी नहीं पता था कि ये इंटरसेक्स होते हैं, कि ये कोई एम्बिगुअस जेनिटल्स होते हैं। तब पता खुसरा जम्या, फ़कीर जम्या, अल्लाह लोग जम्या, तब ये थे। अब 2025 की जो नई नस्ल पैदा हो रही है ख्वाजा सराओं की, उनके लिए डॉक्टर भी मौजूद है, उनके लिए इलाज भी मौजूद है, ठीक है ना, वो कराएं। मैं खुद चाहती हूँ, मैं कौन सा चाहती हूँ कि उन बच्चों का इलाज ना हो और वो खुसरे बन के गुरुओं के घर चले जाएं। मैं तो खुद चाहती हूँ उनका इलाज हो। जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद तिब में हम इलाज करवाना चाहते हैं। हम ये तो नहीं चाहते कि भी हमारा इलाज ना हो और हमें कोई हम इतना एंजॉय कर रहे हैं लोगों से मजाक उड़वाना और दर दर की ठोकरें। मैंने खुसरा बन के कौन सा फायदा लिया कि मैं इतना खुश हूँ और मैं किसी कीमत पे भी खुसरा उससे अलावा कुछ बनना नहीं चाहती। खुसरा मेरा नसीब था, मेरी किस्मत थी, ठीक है ना। मुझे इस पर कोई दुख भी नहीं है, मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है, मुझे कोई अल्लाह से शिकवा भी नहीं है। या तो हो ना कि भी लोग सोचते होंगे भी अल्लाह से मुझे लोगों से शिकायत है कि जो लोगों ने मेरे साथ सलूक किया, जिस मुआशरे ने मेरे साथ किया है, वो नाकाबिले माफ़ी है। वो 2 लफ्ज़ों से ख़त्म होने वाला नहीं कि भी मुआशरा बैठ के मुझे कहे जूली भाई सोके हम मानते हैं। यहाँ पे ये बात ख़त्म नहीं होती। आप मानते हैं तो निकलें मेरे साथ और करें इस गुरु कल्चर को, या क्रिमिनलाइज़ करवाएं या लीगलाइज़ करवाएं, दोनों में से एक काम करवाएं। निकलें मेरे साथ सारे, फिर मुझे पता चले कि भाई आपको वाकई मेरा दर्द दिल हो। ये घरों में बैठ के सोशल मीडिया पे एक वीडियो आप बना देते हैं, आपको लगता है मैं जंग लड़ाई हूँ, मैंने एक वीडियो बना दी तो मैं अब जंग लड़ाई हूँ, आप तो बस सब ठीक हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा ना। और मुआशरा मैं ये एक मुआशरे को आज क्लियर कर दूँ, जब तक मुआशरा मुझे कहता रहेगा ना जूली हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था, हमें बताया नहीं था, हमें लगा था, तब तक मैं आपके पीछे पड़ी हुई हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि भी आप कहेंगे मुझे पता नहीं था तो मैं घर चली जाऊँगी। मैं आपको पता करवा के तसल्ली करवा के जाऊँगी। जब आप मुझे मुंह से कहेंगे ना कि जूली अब हमें पता भी है, हम जानते भी हैं और हम आपके साथ भी हैं, मैं तभी यहाँ से निकलूँगी, तभी आप लोगों का पीछा छोड़ूंगी। उससे पहले ये तसव्वुर ना करना कि भी मैं भी कल को नाचने निकलूँगी तो मैं कहूँगी चलो दफ़ा मैं भी नाचती हूँ। मुझे नाचना बुरा नहीं लगता, ठीक है नाचें साहब, लेकिन मैं अपना मुद्दा नहीं भूलूँगी, ये याद रखना। ये मैं सारा आवाम को बार बार बता रही हूँ। मेरे जेलें काटी हैं आपके सामने, कमारें खाई हैं, मैं टली नहीं हूँ, मैं हटी नहीं हूँ। मैंने ये नहीं कहा दफ़ा करो व्यूज़ तो ज़्यादा नाचने पे मिलने, मैंने नहीं कहा। हालांकि मुझे पता है कि मैं आज नाचना शुरू कर दूं, मेरा तो जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी स्टेटस बना हुआ, मेरे नाचने पे तो ज़्यादा मैं वायरल होंगी। बेशक गालियाँ सुन के होंगी लेकिन होंगी वायरल ही। बेशक लोग मेरी वीडियो पे कहेंगे ये देखो कंजर निकला, नाचने वाला निकला, ये तो कहता था नाचना गलत है, खुद नाचने लगा है, ये तो खुद नाच रही, ये देखो इसका, ये देखो ये इसके स्टेप देखो, ये देखो ये इस्लाम को ख़तरे में डाल रही है, ये देखो माशरे को खतरे, ये देखो सारा माशरा इसने ख़राब कर दिया। आप 100 दफ़ा भी लोग मुझे कहें तो मैं तो वायरल होगी ना, और मेरी तो ज़्यादा वायरल करेंगे क्योंकि मेरा तो इमेज वो बना हुआ है कि भाई जूली तो ख़राब हो ही नहीं सकती, या जूली तो नाच ही नहीं सकती, हमारी बेटियां नाच सकती, मैं जूली नहीं नाच सकती। जूली ने क्यों नाचना है? वो तो हमारी बेटियां नाचेंगी और हम कहेंगे वाह ज़बरदस्त, याओ यस। तो मैं आप लोगों के साथ पीछे ही हूँ, आप लोगों ने निकलना है, आप लोगों ने मेरा साथ देना है, आप लोगों ने मुझे साथ सपोर्ट करना है, और हमने इस ख्वाजा सरा कल्चर जो है, ये जो ख्वाजा सरा कल्चर है, इसको किसी बनने कंडे लगाना है। मैं ने ज़िंदगी में अपने आप को कभी इतना छोटा महसूस नहीं किया जो आपकी बातें सुन के आज मैं कर रही हूं। नहीं आप ऐसे नहीं, और मैं अपने आप को उस प्रॉब्लम का हिस्सा भी मान रही हूँ जो आप लोगों के लिए क्रिएट की गई है।
मैं बहुत छोटा सा एक मेरा प्लेटफॉर्म है और मैं कोई इतनी बड़ा स्टार भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ आपको जिस वक्त आपको मेरी ज़रूरत होगी जूली, आई एम विद यू। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। और आप बहुत बड़ा स्टार हैं। पाकिस्तान में जो बागी औरत है वो बड़ी स्टार है। और मैं बागी औरतों को आज आप एक शर्ट पहने सी थ्रू, तो सुबह देख रहा पूरे सोशल मीडिया पे आप होगी। मैं तो होती हूँ, हर बात पे होती हूँ। रोज होती। बच्चों की, अपने ख़ानदान के बच्चे पे शादी पे डांस कर लो तो वायरल हो गए, फलाना कर ले वायरल, गालियाँ। और मैं अब कैमरे में यह बात आप सबसे कर रही हूँ कि आपने अब सुन लिया है, और जैसे जूली ने कहा है, अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और मरियम साहिबा, मैंने आपको, आपके कॉज को, बीइंग अ वुमन, हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। ना मैंने आज तक आपसे कोई फेवर मांगी है, ना मैंने आपको एक दफ़ा बस मिलना की मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि इस तरह की बातें मैं आप तक पहुंचा सकूं, लेकिन वो ना हो सका। आज मैं आपको ओपनली इस प्लेटफॉर्म से एक इल्तिजा कर रही हूँ, बीइंग योर सपोर्टर, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इनकी बात सुन लें। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बीइंग अ वुमन, आप इतना कुछ कर रही हैं अपनी हिस्ट्री, अपने काम में, ये काम भी कर जाएं। मेरी आपसे इल्तिजा है, आप प्लीज़ इनसे मिलें, इनको टाइम दें, इनकी बात सुनें और कुछ कर जाएं। और प्लीज़ मरियम साहिबा, जब हमारी बात सुने तो ट्रांसजेंडर ग्रुप को मत बुलाएं, ख्वाजा सराओं को बुलाएं। हम ख्वाजा सरा नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ऑन द ग्राउंड हमने काम किया है। कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं हमें चाहिए, किसी किस्म का हमें कोई फ़ायदा नहीं कि भाई मरियम साहब मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें या मुझे खुसरों का कोई लीडर बना दें। हम लीडर भी नहीं बनते, कुछ भी नहीं बनते। हमारी सुन के सिर्फ बात सुन ले, एविडेंस के साथ हम बताएंगे और एविडेंस के साथ आपको हर चीज़ बताएंगे। आप सिर्फ एक कानून बना दें जो आपके इख्तियार में, क्योंकि मुझे पता है ना कि जब आप अपने मरियम नवाज साहब को बुलाया ना, तो जितने ये पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर है ये वहाँ पहुँच जाएंगे और हमारी बात को हाईजैक कर लेंगे। हमारा मसला ख्वाजा सराओं का है, ख्वाजा सरा के लिए हम बैठे हुए हैं, ऑन द ग्राउंड हमने काम किया है, हमारे पास सारा सबूत है। आप पूछ सकती हैं और आप हमें ही बुलाएं और बुला के हमारे साथ मुद्दा शेयर कर दें। बस ये नहीं मैं कहती कि हम बैठ के मुझे कोई नौकरी दे दें, मुझे कोई फ़ायदा दे दें, मुझे कुछ ना दें, मेरी सिर्फ सुन के एक दफ़ा बैठ के सुन लें, और अगर आपको लगे कि ये वाकई गलत है तो उसके लिए कोई एक्शन ले लें, बस और कुछ ना करें। एंड मरियम साहिबा, दिस इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वेस्ट टू यू। और मैं क्या इस बात का एंड करूँ, बस सब अपने अपने गिरबानों में झांकें और अपने आप को जूतियाँ मारें, बस यही मैं कह सकती हूँ। खुदा। Say it all with Iffat Umar.